लाइव में। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल बेहतरीन ढंग से बढ़िया होंगे, स्वाद ले रहे होंगे जीवन का, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। आप सभी जानते हैं कि इस जीवन के अंतर्गत आपको स्वाद लेना बेहद जरूरी है, लेकिन जब आपकी एक उम्र हो चलती है तो सिलेक्शन का होना उससे ज्यादा जरूरी है। तो जितने भी ऐसे छात्र क्लास में आ चुके हैं और आप एनटीपीसी में अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो एक बार कमेंट में आके बता दीजिए, हाजिरी लगा दीजिए, क्योंकि यह कोई आम क्लास नहीं है। पूछता है भारत में, मैं जीत राणा स्वागत करता हूं आप हर एक छात्र का जो क्लास में वर्तमान में उपस्थित है। आप सभी को देखकर इस क्लास का माहौल एक अलग स्तर पर पहुंच जाता है। आप कोई आम छात्र नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप किसी भी प्रकार से आम छात्र हैं, बिल्कुल नहीं, खासम खास छात्र आप हैं, ठीक है। और बेहतरीन ढंग से चीजों को स्टार्ट करने के लिए आप सभी भी तैयार हैं और मैं भी तैयार हूं। तो एक बार मुझे बता दीजिए, कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं है भाई साहब? आज भौकाल बराबर चलेगा, एक तरफा माहौल चलेगा। सुपर 1000 की पहली क्लास ये होने वाली है, तो क्लास नहीं, ये महा क्लासों की सूचियों में आएगी, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसमें मैं आपको पहले ही कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी दे दूं कि क्या कुछ इसमें होने वाला है, क्या कुछ कैसे होने वाला है, उस सब की क्लैरिटी एक ही बार में। देखो भैया, अगर मैं आपको आसान शब्दों में स्पष्ट करूं तो जितने भी मेरे नोट्स हैं, माई नोट्स, जितने भी मेरे नोट्स मैंने आपको कराए हैं, प्लस जितना भी मैंने रेलवे 2025 के अंतर्गत आपको देखने को मिला, रेलवे 2025 का जो भी डेटा आया है, ठीक है, 2024 और 25 का डेटा जो आया है, 2024 और 25 का, यानी कि किसमें से आया है? तो ये आरपीएफ में से आया है, एसआई प्लस कांस्टेबल। इसके क्वेश्चन भी इसमें मर्जर मैंने कर दिए हैं। तो हमारा क्या होगा मेरे नोट्स में से? क्या ये किसी बुक से? देखो, मैंने जैसा पहले भी आपको बताया, अभी मैं बता रहा हूं, बुक से बेहतर चीजें आपको नोट्स में देखने को मिल जाती हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें कैटेगरी तरीके से रखी जाती है मेरे नोट्स में। आप जानते भी हैं, आपने नोट्स पढ़ी भी हैं आपने, ठीक है। तो इस चीज को बेहतर ढंग से करने के लिए मैं आपके साथ तैयार हूं। मेरे नोट्स और रेलवे के 25-26 का डेटा, सीरीज का नाम सुपर 1000, और ये सुपर 1000 इसलिए रखा गया है क्योंकि यह एक रैपिड सीरीज है। 10 दिन में पार्किंग लगा देंगे सारी, 10 डेज के अंदर, ठीक है। और आज कौन सा दिन है? आज है सर जी पहला दिन। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस पहले दिन में। स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को, तो फटाफट से आपको मैं बता दूं, आज का हमारा टारगेट है 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन होंगे, और ये होंगे पॉलिटी के, 100 क्वेश्चन होंगे पॉलिटी के होंगे। और मेरे ख्याल से बिना किसी प्रकार की देरी के, ये भी मैं आपको बता दूं, यहां आपको कंप्लीट जीएस हो जाएगी 10 डेज में। 10 डेज में कंप्लीट जीएस आपकी हो जाएगी, कंप्लीट जीएस, ठीक है, जिसमें हम कंप्लीट जीके जो टर्म हम दे रहे हैं, इसमें आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, चारों ही चीजें ताबड़तोड़ तरीके से देखने को मिलेंगी। अब यदि आप तैयार हैं तो फटाफट बताइए। सर साइंस की क्लास नहीं होगी, साइंस की क्लास का अरेंजमेंट कराया जा रहा है, मैंने बताया था दिस इज वन स्टॉप सॉल्यूशन। तो भैया दिस इज वन स्टॉप सॉल्यूशन, सारी सब्जेक्ट आपको यही मिल जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आप तैयार हैं, क्वेश्चन फेंके जाएं। कंप्लीट हमारा नरेशन कुछ इस प्रकार से रहेगा कि आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, उनका आंसर आपको करना है। यदि आप बेहतर ढंग से उसका आंसर करते हैं तो वो बेहतर रहेगा। आप इसके नोट्स जरूर बनाइएगा। फटाफट से बताओ, क्या आप क्वेश्चंस आपके सामने फेंके जाएं? क्लास को लाइक कर दीजिए, एक लाइक आज आपकी सिलेक्शन के नाम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स स्टार्ट। चलिए भौकाल शुरू करते हैं। ये बात आप सभी जानते हैं कि भौकाल जारी है और इस बार सिलेक्शन की आपकी बारी है, आप पीछे नहीं रह सकते। मूल विधि की क्लास मंडे मंडे मंडे, आगे चलिए, ठीक है। अब है बाबू, चीजों को खींच के रखना पड़ता है, ठीक है, और खींच के ही रखा जा रहा है। स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को, चलिए जी, चलिए चलिए चलिए। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस, ठीक है भाई। 100 क्वेश्चन है और टोटल पॉलिटी के कितने क्वेश्चन होने? 300 क्वेश्चन पॉलिटी के टोटल होने। आज पहले 100 क्वेश्चन। ये रहा पहला सवाल आपके सामने। सवाल को पढ़िए, सवाल का सही विकल्प चुनिए जो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप सवाल नहीं कर पाते कृपया करके नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको हल्का सा रिकॉल कराना चाहूंगा, हम कंप्लीट पॉलिटी यहाँ पर करा रहे हैं, कंप्लीट पॉलिटी। तो कंप्लीट पॉलिटी की अगर मैं बात बताऊं तो पॉलिटी का मतलब होता है बाबू क्या? प्रशासन, एक देश का प्रशासन। और भारत देश का जो प्रशासन है वो टिका हुआ किस पे है? प्रशासन टिका है संविधान पर। प्रशासन टिका है बाबू संविधान पर। प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी एक ऐसा स्थान जहां पर आपको 3 निकाय देखने को मिले, यानी कार्यकारी, यानी एग्जीक्यूटिव, यानी विधायी, यानी लेजिस्लेटिव, विधायी यानी लेजिस्लेटिव, एंड बाबू इसके अंदर आपको न्यायिक देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं जुडिशियल। अंग्रेजी नहीं बोलते हो मास्टर, ये लो बाबू, दिस इज नोन एज एग्जीक्यूटिव, दिस इज नोन एज लेजिस्लेटिव, एंड दिस इज नोन एज न्यायिक यानी जुडिशियल। ये तीनों टर्म देखने को मिलते हैं, ठीक। अब ये सब टिका हुआ है भारत देश का पॉलिटी यानी राज व्यवस्था। ये टिकी है किस पे? राज व्यवस्था किस पे टिकी है? सर राज व्यवस्था टिकी है हमारे संविधान पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर। अब कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने का तरीका जो मैंने अपने बैचेस में आप लोगों को बताया हुआ है वो क्या है? सर वो कुछ इस प्रकार से है, वो कुछ इस प्रकार से है कि यहां पे हो गया जी संविधान, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है सर जी। अब जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हो तो इसके 3 तरीके होते हैं संविधान को पढ़ने के। पहला, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि। दूसरा होता है संविधान का बनना, मेकिंग। तीसरा होता है बाबू इसकी संरचना यानी स्ट्रक्चर। तो आज की जो हमारी क्लास है वो इन तीनों में से कवर अप करते हुए हैं। टुडेज क्वेश्चन, आज के सवाल जो होंगे वो संपूर्ण होंगे, आज के सवाल जो होंगे वो संपूर्ण होंगे। जो होंगे 100 क्वेश्चंस बाबू, वो सभी के बारे में बात करेंगे। इसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के भी क्वेश्चन होंगे, हिस्टोरिकल बीजी के भी क्वेश्चन होंगे, बैकग्राउंड के भी क्वेश्चन होंगे, और बाबू इसके अंदर आपके मेकिंग के भी क्वेश्चन होंगे, और इसके अंदर आपके स्ट्रक्चर के भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चलो, जो बच्चे चाहते हैं कि इसकी थ्योरी भी आपको पढ़नी है, इफ यू वांट कि इसमें थ्योरी भी आपको पढ़नी है, ठीक है, तो आप थ्योरी के बारे में सुन लीजिए। अगर कोई भी एस्पिरेंट इसकी थ्योरी पढ़ना चाहता है तो भाई या तो आप बैचेस वगैरह में आ सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के नीचे जो ऑफलाइन कमेंट होती हैं, अगर आप इसको बाद में देखना है, एक कमेंट इसके लिए करना। इस कमेंट के आधार पर हम इस चीज को अरेंज करा देंगे। मन से कह रहा हूं, मन से डेडिकेशन के लिए आपके लिए काम करते हैं, सिर्फ जीएस में काम करते हैं। हमारा ऐसा नहीं है कि 4 बात उसके सब्जेक्ट की कर ली, 4 बात उस सब्जेक्ट की नहीं, कंप्लीटली डेडिकेटेड है आपके लिए जीएस के लिए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सवालों को। एक बार फिर से बताइए कि भैया जी क्या आप सवाल करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि ये कोई आम सवाल नहीं होंगे, ये खासम खास सवाल होंगे जो संपूर्ण संविधान के लिए आपको बेहतर बना देंगे, ठीक है। चलिए सीधे क्वेश्चन फेंके जाएंगे जो आपको कंप्लीट रिवीजन सीरीज है। ये जो सुपर 1000 है, दिस इज अ रिवीजन सीरीज। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बेहतरीन, ठीक है। पोल लगवाओगे? जी हाँ जी, पोल आएंगे आपके, बराबर पोल आएंगे। ये लीजिए पहला सवाल फेंक के मारा है, सवाल का जवाब दीजिए। सवाल क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? 1935। अब ये क्वेश्चन कहां का है? वैसे तो बाबू ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का है, क्योंकि इसी के अंदर आपके एक्ट्स पढ़े जाते हैं, इसी के अंदर आपके एक्ट्स पढ़े जाते हैं, इसमें आपकी संविधान सभा पढ़ी जाती है, इसके अंदर संविधान के भाग, आर्टिकल्स, ये सब पढ़े जाते हैं। तो इसका क्या हुआ था? 1935 एक्ट भारत में आया, तो इसमें क्या हुआ?
देखो बाबू, भारत की स्वतंत्रता की स्वीकृति मिली नहीं सर, भारत की स्वतंत्रता की स्वीकृति मिलती है 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा, स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा। जो हमारा स्वतंत्रता अधिनियम आया 1947 में, उसमें मिलती है। तो पहला क्या, पहला नहीं होगा। कौन सी बुक लो, किसी बुक की जरूरत नहीं है, आपके नोट्स पर ही आते हैं। ठीक है बाबू, हीर यहां देखो, संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा के विचार की स्वीकृति नहीं, ये पहली बार कब हुई थी? 1940 अगस्त ऑफर में, अगस्त ऑफर में कहा था, एक्सेप्ट नहीं किया था। एक्सेप्ट कब किया? भारतीयों ने कब एक्सेप्ट किया? संविधान सभा का जो मैटर है वो भारतीयों ने किया है, भारतीयों द्वारा एक्सेप्ट, भारतीयों द्वारा इसको एक्सेप्ट कब किया गया? 1946 कैबिनेट मिशन, कैबिनेट एक्ट में किया है, कैबिनेट एक्ट में। ब्रिटिशर्स ने पहली बार जिक्र 1940 में कर डाला था। लेकिन संघ और संसदीय प्रणाली का सिद्धांत, दिस इज परफेक्ट, करेक्ट आंसर होगा सी। ब्रिटिश भारत प्रांतों के सत्र का सिद्धांत, ऐसा कुछ भी नहीं आया था। सर हम याद कैसे रखें सर, हम तो भूल जाएंगे ना। देखो बाबू, अगर आप भूल जाएंगे, ठीक है, तो मेरी बात को समझना। मैंने आपको बताया कि फेडरल कोर्ट की स्थापना कब हुई। मैंने आपसे पूछा कि संघीय न्यायालय कब बना, फटाफट बताओ, संघीय न्यायालय कब बना, न्यायालय कब बना, यानी फेडरल कोर्ट कब बना, फेडरल कोर्ट कब बना, ठीक है। आप मुझे बताइए फेडरल पीएससी कब बना, फेडरल पीएससी कब बना, यानी लोक सेवा आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग कब बना, संघीय लोक सेवा आयोग कब बना। आप अब नहीं बोल पाएंगे, आयोग कब बना। आप दोनों को पता है कि सर जी, पता है आपको एक बात में, क्या सर, संघीय न्यायालय बना था 1937 में, एक्ट कौन सा था सर? 1935 एक्ट था। एफपीएससी कब बना? 1935 में, एक्ट कौन सा था? 1935। तो जब आपको ये बात पता लगी कि दोनों ही काम 1937 में हो रहे हैं, मतलब हो रहे हैं, तो उसमें आपको क्या पता लगा कि सर ये भी इसी एक्ट में हुआ, ये भी इसी एक्ट में हुआ, ये भी फेडरल है, ये भी फेडरल है, तो इसमें आने वाली चीजें भी फेडरल ही होंगी ना भाई, फेडरल ही होंगी ना। दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब अगर आपको सारी बातें पता थी तो अच्छी बात है, वरना नोट करते चलना। थ्योरी की डिमांड है तो थ्योरी का बताना। ये लीजिए अगला सवाल, मिक्स आ रहा है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है? कहीं पर सेक्युलर शब्द आप देखते हैं, क्या भारत का संविधान शुरुआती तौर पर सेक्युलर था? नहीं था। तो ये सेक्युलर कब बना? सर जी पता है आपको एक बात में, क्या भाई, सर ये सेक्युलर बना था 1976 में। मैं ऐसे कैसे बन गया? सर जी 42nd संशोधन हुआ था, तब जाके सर जी ये सेक्युलर बना। अच्छा 42वां संशोधन, कि हाँ सर जी 42वें संशोधन में सेक्युलर बना। सिर्फ सेक्युलर नहीं सर, 3 और शब्द में है। कौन कौन से सर? इसमें आपको देखने को मिलेगा सेक्युलर, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रल, एंड इंटीग्रल, ये तीनों ही शब्द इसके लिए देखने को मिले हैं। सेक्युलर, सोशलिस्ट, इंटीग्रल, यानी समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, निरपेक्ष और अखंडता, ये सारे शब्द इसी के लिए हैं। अखंडता, तो ये तीनों शब्द किसके लिए? इसी के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या हो जाएगा? सभी धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ हो जाएगा कि भाई यहां पर फॉलोइंग ओनली वन रिलीजन, मल्टीलिंगुअल, बहुभाषी, ब्यूटिफिकेशन या सिक्योर, व्हाट इज मीन्ड बाय, ठीक है चलिए, ठीक है। इसमें देखो एक दिक्कत है, इसमें क्या सवाल है, सवाल में दिक्कत है, बस नॉट फॉलोइंग ओनली वन रिलीजन, यहां नॉट लगना चाहिए था, दिस इज मिस्टेकल, नॉट फॉलोइंग एनी रिलीजन, बस एक ही धर्म का पालन न करना, ठीक है, न आना चाहिए था, न आना चाहिए था, दिस करेक्ट वुड बी, न आना चाहिए था, इसमें न लगाना पड़ेगा, न लगाना पड़ेगा, ठीक है। सिक्योर का कोई इससे मतलब नहीं बनता, इसमें आप जब तक न नहीं लगाएंगे सवाल का जवाब सही नहीं होगा। सर आपने गलत सवाल दूसरे ही नंबर पे रख दिया, ये क्या बात हुई, ठीक है, ये क्या बात हुई, आपने गलत सवाल दूसरी नहीं, मैंने नहीं रखा। दरअसल यह आरपीएफ में पूछा गया है 2025 में, इस वजह से आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में पूछा गया है, सवाल गलत था, इसको ऐसे सही किया जाना था, ठीक है जी हाँ। तो जैसा मैंने बताया आरपीएफ कांस्टेबल में रॉन्ग क्वेश्चन आ गया था, तो इसको ऐसे सही कर सकते हैं। इस पे हालांकि हमने अपनी तरफ से भी आपत्ति जता दी थी, ठीक है चलिए। हाँ देखो, धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ ये नहीं है सभी धर्मों का मानना, नहीं नहीं, वो धार्मिक सहिष्णु होते हैं बाबू, वो धार्मिक सहिष्णु होते हैं। आगे बढ़ो, इसमें आप बताइए भारतीय संविधान में फेडरेशन की व्याख्या किस देश के संविधान से शामिल की गई है? तो फेडरेशन भारत के संविधान में आपको देखने को मिलेगा, कहां से लिया गया है, आपके सामने पोल डाला गया है, पोल के हिसाब से आंसर करिए। फेडरेशन का मतलब क्या होता है? जहां एक ही देश के अंदर अलग अलग राज्य अपने अलग अलग कानून बना रहे हैं। मतलब कहने की बात क्या हुई, जैसे ये है, क्योंकि भारत के अंदर आप देखते हैं, जैसे दिस इज मैप ऑफ इंडिया, तो बाबू इसमें आप एक चीज पता लगती है आपको, क्या सर जी, दिस इज मैप ऑफ इंडिया, हाँ जी भाई। अब इसमें सर जी एक बात तो क्लियर है, मैं क्या बात क्लियर है भाई? सर जी बात यो क्लियर है कि जैसे इसके अंदर यूपी अपने अलग कानून बना सकता है, हाँ सर, इसमें बंगाल अपने अलग कानून बना सकता है, बिहार अपना अलग कानून बना सकता है, हरियाणा अपना अलग कानून बना सकता है, पंजाब अपना अलग कानून बना सकता है, ठीक है, हिमाचल अपना अलग कानून बना सकता है, राजस्थान अपना अलग कानून बना सकता है, मध्य प्रदेश अपना अलग कानून बना सकता है, साथ ही साथ भारत देश उन सबके लिए भी कानून बना सकता है। ये सारी चीज हम कहां से लेंगे सर? दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम कनाडा। ये सारी की सारी चीज हम कहां से पिक करते हैं सर? दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम कनाडा। ये हमने कनाडा से इस सबको पिक किया है बिना किसी परेशानी के। मेरे ख्याल से आप इसको याद रख लेंगे, आपको कोई समस्या भी नहीं होगी। समस्या होती है तो बताइए, ठीक है, समस्या होती है तो बताइए भाई, ठीक है, समस्या होती है फटाफट से बताएं, मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, है ठीक है। चलिए, कितने बच्चों ने सही किया वो आपको समझ में आएगा, कितने बच्चों ने सही किया। बाबू ऑस्ट्रेलिया नहीं है, फेडरलिज्म हमने कनाडा से लिया है। हाँ आगे बढ़ो, संविधान सभा का पहला सत्र कहां आयोजित किया गया था? ये बेहद आसान सवाल हो जाएगा। हमने संविधान का जो पहला सत्र है वो कब आयोजित किया था? देखो अगर मैं बात करूं संविधान के सत्रों के बारे में, तो संविधान की टोटल सेशंस या टोटल मीटिंग्स अगर मैं देखूं तो बाबू टोटल मीटिंग्स है 11 मीटिंग है। प्रमुख आपको देखने को मिलती है 3, प्रमुख देखने को मिलती है 3। पहली हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946, अगली आपकी होती है 11 दिसंबर 1946, उससे अगली होती है 13 दिसंबर 1946। ये 3 मीटिंग आपको देखने को मिल गई, ठीक है, 3 मीटिंग देखने को मिल गई। हाँ तो कहां होगी सर? दैट वुड बी इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में हुई है। इस जगह सर संसद में हुई थी, पुराने संसद में, पुराने संसद में ही देखने को मिली है। तीनों ने सारी ही पुराने संसद में देखने को मिली है। आपसे पूछा जाएगा कि भाई जी ये बता दो इसका वर्तमान नाम क्या है? पुराने संसद का वर्तमान में नाम क्या है? पुराने संसद का नाम बदल चुका है और वर्तमान में क्या हो चुका है सर जी? पुराने संसद का वर्तमान नाम हो चुका है संविधान सदन। क्या हो चुका है? संविधान सदन हो चुका है। बहुत बेहतरीन। अच्छा ये बताओ इसका तो संविधान सदन हो गया, चलो जी याद रखेंगे। अच्छा एक बात बताइए कि पहली मीटिंग के अंदर अस्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया?
इसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया, फटाफट बताइए। टेम्परेरी चेयरमैन कौन चुना जाता है, टेम्प चेयरमैन कौन चुना गया। 11वें दिन क्या होता है, इसमें स्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया, स्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया, और उपाध्यक्ष कौन चुना गया, उपाध्यक्ष कौन चुना गया, और थर्ड में भैया आपके सलाहकार कौन चुने गए। ये सारे नाम बताओ फटाफट से। कमेंटों के अंदर ऐसे उंगलियां चलें आपकी जैसे ये मानो आग लग गई हो कमेंटों में, ठीक है। अब मैं बताऊंगा अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते सच्चिदानंद, कौन, सच्चिदानंद भाई जी, सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी चुने जाते राजेंद्र प्रसाद आरपी। उपाध्यक्ष चुने जाते हैं आपके कौन, वीटी कृष्णामाचारी पहले हैं, और दूसरे कौन है हमारे उपाध्यक्ष, एक तो वीटी कृष्णामाचारी और दूसरे, अरे उपाध्यक्ष बोलो ना भाई, एच.सी. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। सलाहकार कौन है, बेनेगल नरसिंह राव। एडवाइजर कौन है, बी.एन. राव। बी.एन. राव का मतलब हो गया एडवाइजर। एडवाइजर सलाहकार कौन है, बेनेगल नरसिंह राव। ये एच.सी. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, राइट। दिस इज द पॉइंटर, दिस इज द पॉइंटर। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। ये लो जी, अगला सवाल। भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार की संघीय अभ्यास का प्रयोग किया जाता है। मेथड ऑफ फिजिकल यूनियन, नेचुरल यूनियन, एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड या फेडरल फेडरेटेड स्टेट, संघीय रूप से संघीय राज्य। तो भारत के अंदर विच टाइप ऑफ फेडरल प्रैक्टिस इज यूज्ड इन इंडिया, बेल्जियम एंड स्पेन। तो इंडिया में, बेल्जियम में, स्पेन में किस प्रकार की जो धारणा है वह प्रयोग में लाई जाती है, इसके बारे में आप मुझे फटाफट से बताइए। किस प्रकार की धारणा का प्रयोग यहां पर किया जा रहा होता है, फटाफट बताओ। सवाल बहुत बेहतरीन है। पूछना क्या चाह रहा है सवाल सर बहुत आसान सवाल पूछ रहा है। देखिए सवाल का पूछना क्या है, विच टाइप ऑफ फेडरल प्रैक्टिस इज यूज्ड इन इंडिया, बेल्जियम एंड स्पेन। बताओ। फेडरल का मतलब ही क्या होता है, जहां कानून अपने राज्य आसानी से बना पाए, कानून अपने राज्य को आसानी से बना पाए, ठीक है, याद रखना। सवाल क्या है, विच टाइप ऑफ फेडरल प्रैक्टिस इज यूज्ड इन इंडिया, बेल्जियम एंड स्पेन। दैट इज वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। इसको क्या बोलते हैं, दैट इज होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर इसको बोला जाता है कि एक साथ मिलकर प्रशासन को आगे बढ़ाना, इसको होल्डिंग टुगेदर फेडरल बोला जाता है। होल्डिंग टुगेदर फेडरल इसको बोला जाता है, ठीक है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन इसको बोला जाता है। बट होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन तो है ही नहीं, तो इसकी जगह क्या होगा, सही मायने में अगर इसको देखें तो इसको बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है, साथ मिलकर समझौते के आधार पर चलने वाला फेडरेशन, ठीक है। अब सीधी बात यह है कि फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड होगा या नेचुरल यूनियन होगा। प्राकृतिक संघ नहीं है, वित्तीय संघ नहीं है, संघीय रूप से संघीय राज्य, संघीय रूप से प्रशासित विधि है। सर जी फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड है, एडमिनिस्ट्रेशन का केवल एक ही हिस्सा यहां पर फेडरल होता है, ठीक है। ये थोड़ा मुश्किल सवालों में से है, टेंशन मत लेना, बट पेपर में ये वाला ऑप्शन आएगा जहां तक है मेजर चांसेस। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन इसका मेथड होता है। इसी को हम कई बार संघीय रूप से प्रशासित विधि भी बोल देते हैं, राइट। आगे बढ़िए। छठवां, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा जाता है। ये लीजिए आपके सामने पोल फेंक के मारा है, क्या मारा है आपके सामने, पोल फेंक के मार दिया गया है। फटाफट इसका आंसर करिए, पोल में आंसर फटाफट से कर देंगे तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, तभी लाइव क्लास लेने का मजा है। फटाफट बताइए पोल के हिसाब से कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया है। आंसर बताओ यार, ये क्या तरीका है तुम्हारा, एकदम खुल के नहीं खेल रहे हो, खुल के खेलो, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा जाता है, सर ये तब जोड़ा जाता है जब 1976 था। 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी एंड अखंड, इंटीग्रल, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। अब अगर मैं इसमें देखूं 44वां हुआ था 1978 में, ये किसने कराया था, मोरारजी देसाई किसने कराया था, मोरार देसाई के द्वारा कराया गया था। 32वां जो होता है ये 60s में हुआ है, दैट इज नॉट इंपोर्टेंट। 42वां होता है 1976 में, करेक्ट आंसर भी यही होता है। तो हमारे सामने प्रत्यक्ष तौर पर जो आप लोगों ने वोट करी है उसके अनुसार आपका आंसर बेहतरीन ढंग से तीसरा हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस संविधान से लिया गया है। बहुत बढ़िया, आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाएगा, बट होगा बहुत लिमिटेड ही। यानी कि अगर मौलिक अधिकारों के निलंबन की बात करूंगा तो बहुत लिमिटेड मौलिक अधिकारों का निलंबन होगा, सिर्फ आर्टिकल 19 का, आर्टिकल 22 का और बाकी अन्य का, ये मुख्यतः इनका निलंबन हो जाएगा। निलंबन किसका नहीं होगा, कैन नॉट सस्पेंड यानी जिनका निलंबन नहीं हो सकता, कैन नॉट सस्पेंड आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, आर्टिकल 20 का और आर्टिकल 21 का, बच्चे इनका निलंबन संभव नहीं है, इनका निलंबन ही संभव नहीं है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो सकता है, ये आर्टिकल 358 में लिखा हुआ है, अच्छा ये नहीं हो सकता, ये आर्टिकल 359 में लिखा गया है। इसको लिया गया बाबू वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से, दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम वाइमर। अब वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन आपको कहां देखने को मिलता है, वाइमर, सर वाइमर का मतलब होता है जर्मनी, वाइमर का मतलब होता है दैट इज जर्मनी, एंड जर्मनी मतलब जर्मनी, वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड कि जर्मनी के वीमर संविधान से लिया है। इसके अलावा ब्रिटिश संविधान से हमने लिया है एकल नागरिकता ली है हमने, ठीक है सर जी। इसके अलावा जापानी संविधान से हमने विधि द्वारा प्रक्रिया ली है, विधि की प्रक्रिया ली है बाबूजी। और इसके अलावा फ्रांसीसी संविधान से हमने क्या लिया है, गणतंत्र शब्द, क्या लिया है बाबू, गणतंत्र शब्द हमने लिया, रिपब्लिक वर्ड, गणतंत्र शब्द हमने लिया है, रिपब्लिक वर्ड हमने लिया है। क्या आप समझ पाए, ये होती है बातें। अगला सवाल ये रहा, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के किस संविधान से लिया गया है। देखो जी, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव को कहां से लिया है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया आर्टिकल 80। ये दोनों प्रोसीजर हमारे कहां से लिए हैं, अरे ये वही जगह है जहां पर जाके गांधी जी ने अपना जलवा जमा दिया था, क्या, ठीक है, जो जलवा जमा दिया था, अरे बहुत बढ़िया, जहां जलवा जमा दिया था गांधी जी ने अपना, 1893 में गांधी जी सिस्टम हैंग करते हुए वहां पहुंचे, गांधी जी ने कह दिया भाई कोई पीछे को नहीं हटा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा बाबू साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। चलो कनाडा से हमने क्या लिया है सर, आर्टिकल 246, आर्टिकल 248, ये हमने कनाडा से लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 248 का मतलब है कि कोई ऐसी बात जो संविधान में नहीं है वो हमारे केंद्र के द्वारा कंट्रोल की जाएगी।
अमेरिकी संविधान से हमने अपने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, मौलिक अधिकार लिए हैं। ब्रिटिश संविधान से एक चीज मैं बता चुका हूं, इसमें लिखिए विधिक प्रक्रिया, जो हमारे कानून बनाने की प्रक्रिया, विधिक प्रक्रिया जिसको बोला जाता है, दैट इज नोन एज लेजिस्लेटिव प्रोसीजर दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम दैट। ठीक है, खैचोमीटर। अगला सवाल, भारत के संविधान की संसदीय प्रणाली को, भारत के संविधान की संसदीय प्रणाली को कहां से लिया गया है? ये लीजिए आपके सामने आता हुआ पोल, और पोल में आंसर दीजिए। ठीक है आकाश, देखो इस तरीके से पोल आ रहा होता है, देखा आकाश भाई आपने, है ना एकदम बढ़िया चीज। ठीक है, इसमें आंसर दीजिए कि भैया भारत के संविधान की जो संसदीय प्रणाली है इसको कहां से लिया? पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। सर कहां लिखिए पार्लियामेंट्री प्रोसीजर? बाबू आर्टिकल 79 में। इसका मतलब है कि संसद के 3 हिस्से होंगे, जो कुछ इस प्रकार से होंगे कि सबसे पहले प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, इसके अलावा 2 इसमें सदन होंगे, एक होगा लोकसभा, एक होगा राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा आर्टिकल 80 में और लोकसभा आर्टिकल 81 में। प्रेसिडेंट के लिए बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, तो दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम, कहां से लिया गया? सर ब्रिटेन से लिया है, ब्रिटेन से सर जी यह लिया गया है। लेकिन अगर मैं यहीं पे बात करूं, बहुत ही कम बच्चों का सही था ये क्या तरीका है तुम्हारे, इतने गलत क्यों कर रहे हो हैं? अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं तो आपको पता लगेगा कि रशिया जो है, इससे हमने लिया फंडामेंटल ड्यूटीज को, एफडी ड्यूटीज, जो संविधान के भाग 4A 51A में है। कनाडा से हमने क्या लिया? आर्टिकल 247 यानी अतिरिक्त न्यायालयों का बनना, ये भी कनाडा से लिया है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से उपराष्ट्रपति का पद लिया है, वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट, वीपी का पोस्ट हमने बाबू यहां से लिया है, वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट हमने यहां से लिया है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ख्याल के रखो मामला। राज्य का दर्जा हासिल करने वाला 25वां भारतीय राज्य कौन सा बना था? इतने जोर का सवाल है ना जिसका कोई जवाब नहीं। अच्छा, हमारे जो राज्य थे 1956 में कितने थे? सर 1956 में जो 7वां संशोधन हुआ, जिसके जो बेसिस था वो बेसिस क्या था? फजल अली कमीशन, फजल अली कमीशन के बेसिस पर ये हुआ कमीशन, जिसको ये भी बोला जाता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग भी हम इसी को बोलते हैं। तो इसी के अनुसार अगर मैं देखूं 7वां संविधान संशोधन 1956 को अगर मैं पढ़ूं, समझूं, बोलूं, तो आपको एक बात क्लियर समझ में आएगी। इस 7वां संविधान संशोधन 1956 ही हमें ये बात बताता है कि भारत में 14 राज्य हैं और इसके बाद हमारे 6 यूटी हैं। लेकिन आज की डेट में 2025 में, ठीक है 2025 में, आज जन्मदिन तो ना है किसी का है, अगर मैं देखूं तो आपको देखने को मिलता है 28 स्टेट, 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी। तो कभी ना कभी तो ये 25वां बना होगा। तो 25वां कौन सा है जहां जाने की तमन्ना बार बार करते हैं लेकिन आपके पिताजी लट तोड़ देते हैं? दैट इज गोवा। वो कौन सा है बाबूजी? गोवा आपको देखने को मिलता है। गोवा बनता है हमारा 25वां। 1987 में 56वां संशोधन हुआ था। कौन सा? वो 56वां संशोधन हुआ था, तब जाके गोवा बना। सर सिक्किम सर जी 22वां था। ये कब बना था सर जी? 16 मई 1975। सर इसके लिए संविधान संशोधन कौन सा था? 36वां संशोधन। 36वां संशोधन इसके लिए था। अच्छा, कौन से नंबर का संशोधन था बाबू? ये भी पूछ लिया जाता है। अरुणाचल प्रदेश कौन सा बना था? सर ये स्टेट बना था आपका जो है 24वां। मिजोरम बना था 23वां। ठीक है, याद रखना, इनका नंबर भी काउंट भी पूछा जाता है बहुत बार। अगला सवाल, जवाब दीजिए 11वें का, और बहुत बेहतरीन तरीके से आपके सामने इसके लिए पोल भी आता हुआ, तो पोल का जवाब भी आपको इसमें देना होगा। ठीक है, पोल आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर, इसका फटाफट से आंसर कीजिए। ये लीजिए आंसर कीजिए। ठीक है, फटाफट बताइए। ये रहा पोल। चलिए, बहुत बेहतरीन ढंग से आप इसका जवाब देंगे। सर संविधान सभा की सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? कमेंटों में जो बालक हैं वो तो चीता है ही, आप समझिए बाबू। टोटल सदस्य जितनी भी थी उसमें से अगर मैं बात करूं, 4 ऐसे थे जो कमिश्नरी क्षेत्र के थे, कमिश्नरी क्षेत्र के थे। अच्छा, 292 ऐसे थे जो ब्रिटिश क्षेत्र के थे, और बाबू 93 ऐसे थे जो देसी रियासतों से थे। 93 ऐसे थे जो देसी रियासत से थे, देसी रियासत से थे। ठीक है बाबू, ये कहां से थे? देसी रियासत से आपको देखने को मिल जा रहे। अच्छा जी बाबू जी, एक बात और बताओ कि ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से? सर जी ये है कुर्ग कर्नाटक, बलूचिस्तान पाकिस्तान, अजमेर राजस्थान, और दिल्ली तो दिल्ली है जी, जो दिल वालों की दिल्ली है। खैर कोई नहीं, इन लोगों के लिए तो हुआ था चुनाव, और इनके लोगों के लिए डायरेक्टली देसी रियासत से चुने गए हैं। आप लोगों की जो भी रिप्लाईज आए हैं उसके हिसाब से 70% जनता इस बार अपने सिलेक्शन को नहीं छोड़ने वाली है। ठीक है, इस क्लास में उपस्थित 70% छात्र सिलेक्टेड हैं। मेरी नजरों में ऑफिसर हो तुम, वर्दी का नाम दे आओ। ठीक है आज ही तो 389। तो these are the elected members, these are the commissionerate area, this is the British zone area and this is called the princely state। इसको प्रिंसली बोलते हैं। अच्छा, इसमें अगर मैं पूछूं मुस्लिम कितने थे? ठीक है, मुस्लिम कितने थे भाई जी? मुस्लिम इसमें कितने थे? सर जी मुस्लिम थे 79। मुस्लिम लीग से कितने थे? कांग्रेस से कितने थे? मुस्लिम लीग से कितने थे? कांग्रेस से कितने थे? सर जी अगर मैं बात करूं मुस्लिम लीग से कितने थे, तो सर जी मुस्लिम लीग से थे आपके 73। टोटल मुस्लिम वैसे 79 थे। अगर मैं बात करूं कांग्रेस के कितने लोग चुने गए थे, कांग्रेस के कितने लोग चुने गए थे, तो सर जी कांग्रेस के चुने गए थे आपके 208 कांग्रेस के चुने गए थे, 208 कांग्रेस के चुने गए थे। मुस्लिम इतने थे। एससी कितने थे? 26। एससी थे 26, एसटी थे 33, वुमेन कितनी थी? महिलाएं कितनी थी? महिलाएं थी जी 15। का बोलवा, स्क्रीनशॉट लेवा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ले लिया स्क्रीनशॉट? क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारा डेटा मैंने दिया है। ठीक है, वेरी गुड। अगला सवाल, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया? ये सवाल बहुत बार रिपीटेड है। ठीक है, फिर भी मैं आपके सामने मौका दे रहा हूं आपको। अगली बार अगर ये सवाल आया तो बहुत मारेंगे सवाल पे। ठीक है, अभी फिलहाल में जवाब दे दो। तब तक मैं आपको हिंट बता देता हूं, ये वही संविधान संशोधन है। 44 में क्या हुआ था सर जी? इसमें संपत्ति अधिकार, संपत्ति का जो भी अधिकार प्राप्त था, ठीक है, संपत्ति का अधिकार को आर्टिकल 31 में था, आर्टिकल 19 के पहले के एफ में था। इन सबको हटा के कहां भेज दिया बाबूजी? इस सबको हटा के 300A में भेज दिया। अच्छा सर 22वां संविधान संशोधन क्या कुछ जरूरी है? नहीं, 22वां संविधान संशोधन जरूरी नहीं है। इसमें कुछ प्रस्तावित चेंज हुए हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 करेक्ट है। अच्छा, इसमें लोकसभा का एंड विधानसभा का जो टाइम है वो कितना कर दिया गया था? 5 होता है लेकिन 6 इयर्स कर दिया गया था।
24वां संविधान संशोधन, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हुआ 1971 में था बट इंपॉर्टेंट नहीं है। करेक्ट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन। और पोल में जिन बच्चों ने आंसर दिया है वो बताता है कि आप तैयार हैं इस बार अपने सिलेक्शन के लिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी जो ड्रेस है उसका माप दे आइए, ठीक है। अब बस उसको रजिस्टर करना है, पेपर का इंतजार करना है, ठीक है। तब तक मेहनत बराबर जारी है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू है? अब इसमें पूछा गया कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो जम्मू और कश्मीर पर लागू है, जम्मू कश्मीर पर लागू है, बताइए। 31C, 51(1), आर्टिकल 1 और 370, आर्टिकल 36 से 51, ये आपको बताना होगा। ये आपको बताना होगा बेहतरीन ढंग से। इसमें बताइए कि कौन सा एक लागू है, ठीक है, फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज इंपोज्ड ऑन जम्मू एंड कश्मीर? फटाफट बताइए कौन कौन सा लागू है, कौन कौन सा जम्मू कश्मीर में लागू है, इसके बारे में फटाफट से बताइए, बिना किसी परेशानी के बताएं। देखो इस सवाल के अंदर ना कई सारी गलतियां हैं, परंतु मैं गलतियों को एक तरफ नजरअंदाज करते हुए, क्यों? क्योंकि 31C में आ रखा है, 31C में आ रखा है, 51(1) तो नहीं है, 36 से 51 भी नहीं है, 31C आ रखा है जो जम्मू कश्मीर से संबंधित एक छोटा सा प्रावधान रखता है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा संविधान रखा है 370 बात में, तो मेरा दिमाग सारा एक तरफ चला जाएगा, 370 बात हुई खत्म। तो आर्टिकल 1 कैसे जम्मू कश्मीर पे लागू है? जम्मू कश्मीर की स्थिति का विवरण जो किया जाता है वो आर्टिकल 1 के थ्रू किया जाता है कि जम्मू कश्मीर की स्थिति कैसी है। दूसरा, ये आपको पता लगा जम्मू कश्मीर का जो संविधान है, जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन हमारे जैसा नहीं है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन अलग से रेडी हुआ था, जो कि रेडी हुआ था कब भैया? 1956 में, नवंबर 1956 में रेडी हुआ, रेडी। और ये लागू कब होता है सर जी? इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1957 में लागू किया गया था, ठीक है। इस वजह से थोड़ा डिफरेंटली कार्य करता है, इसका विवरण बताता है। आगे बढ़िए, अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु समवर्ती सूची में शामिल है? हमें अनुसूची 7 देखने को मिलती है, 7 अनुसूची है हमारी, जो 7th शेड्यूल है हमारी, इसमें 3 लिस्ट है। 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट है, पहली, दूसरी, तीसरी। पहली लिस्ट है आपकी संघ सूची, संघ सूची, दूसरी है आपकी राज्य सूची और तीसरी है आपकी बाबू समवर्ती सूची। वैसे तो समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, कॉन्करेंट लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कहां से लिया? ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा, संघ सूची में विषय कितने थे? पहले 97 थे पहले, अब कितने हैं सर जी? अब हो चुके हैं 100, ठीक है। अब कितने हो चुके हैं? 100। राज्य में कितने थे? पहले 66 थे, अब हो चुके हैं 61। यहां पे कितने थे? पहले 47 थे, अब हो चुके हैं 52। तो ये कुछ इस तरीके के कॉन्सेप्ट आपको डेवलप होते हैं। पूछा समवर्ती सूची में शामिल कौन सा है? इस पे कानून खाली केंद्र बनाएगा, इस पे खाली राज्य बनाएगा, इस पे कानून दोनों बना सकते हैं, दोनों ही कानून इस पे बना सकते हैं। दैट इज वेरी गुड। ट्रेड यूनियन जो है बाबू, ट्रेड यूनियन जो है ये किसका टॉपिक है? ट्रेड यूनियन किसका है? बाजार मेले स्टेट का है, स्टेट, ठीक है। टोल्स जो होते हैं, टोल्स आपके किसके हैं? स्टेट के हैं। कृषि आपका स्टेट का है, कृषि आपका स्टेट का है। ट्रेड यूनियन आपका किसका देखने को मिलता है? ट्रेड यूनियन आपका किसका देखने को मिलता है? दैट इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ट्रेड यूनियन किसका देखने को मिलता है? ट्रेड यूनियन ही तो कॉन्करेंट है भाई, ट्रेड यूनियन कॉन्करेंट है, भूमि तो स्टेट का है ना। समवर्ती सूची का पूछा, ट्रेड यूनियन करेक्ट आंसर होगा। बाजार मेले राज्य के हैं, टोल राज्य के, कृषि राज्य के। बात खत्म हुई, आगे बढ़िए, ठीक है। दैट इज वेरी गुड। एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारतीय संसदीय समूह का गठन किस वर्ष किया गया था? जो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप है इसको किस ईयर में फॉर्म किया गया? इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप है इसको किस ईयर में फॉर्म किया गया है? ये भी एक अच्छा सवाल। इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप वाज फॉर्मड इन विच ईयर? इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, ठीक है। फटाफट बताइए इसको कब फॉर्म किया गया था बिना किसी परेशानी के? बिना किसी परेशानी के आप बताइए। देखो बात है 16 अगस्त 1948 की, हमने इसको अडॉप्ट कर लिया कि हम पार्लियामेंट्री ग्रुप बनाएंगे। इसको एक्सेप्ट कब हमने किया था? 16 अगस्त 1948 से। बट इसमें पूछ रहा है कि इसका गठन किस वर्ष किया गया था? गठन किस वर्ष हुआ है? इसमें एक्सेप्ट किया है, घोषणा हुई है, लेकिन लागू होता है, ये लागू होता है आपका 1949 से। करेक्ट आंसर बाबू। एक्सेप्ट का पूछा गया है आपसे पहले, एक्सेप्ट का पूछे 48 है, लागू का पूछे 49 है। अगला सवाल, यदि आपके मौलिक अधिकारों को राज्य द्वारा कलंकित किया गया है तो नागरिकों को अदालत में अपील करने का मूल अधिकार क्या है? मान के चलो आपके पास कोई नागरिक अधिकार था, उस नागरिक अधिकार की पार्किंग लगा दी गई, आपकी नागरिक अधिकार की पार्किंग लगा दी गई, यानी उनका खत्म कर दिया गया, खात्मा कर दिया गया। ऐसी परिस्थिति में जो ऑप्शंस आपके सामने है इसके अनुसार आप जवाब दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा मैटर क्या था। चलो मैं बताता हूं, जो इसका करेक्ट आंसर होगा बाबू वही वो होगा जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं संविधान की आत्मा। तो जो भी आपको पता है संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है, फटाफट से आंसर बता दीजिए, ठीक है। चलो, अंबिका नाम की छोरी क्लास में जवाब दे रही है, इस हर चीज का आंसर तो मैं ही दूंगी, तो बताइए बताइए, पूछता है भारत, क्या है इसका जवाब? जिस प्रकार से आपका कमेंटों के अंदर समागम चल रहा है, ये कमेंटों में आप 90% से ऊपर वोट क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप सबका सिलेक्शन होना है ना, तो 90% से ऊपर वोट पहुंचा दो इस बार। चलो अगर मैं बात करूं राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 नहीं जी, ये है बाबू संवैधानिक उपचार। अगर आपके अधिकारों का हनन हुआ है तो संवैधानिक उपचार उसको रोक सकता है, आर्टिकल 32 में इसको बताया गया। इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है संविधान का हृदय आत्मा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल 19 से लेकर और 22 के बीच में है, बट ये इस बारे में बात नहीं करता। प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में है, ये भी इसमें शामिल नहीं होता। जो आपने आंसर दिए हैं केवल 56% लोग ही हैं जो अभी वर्तमान में सिलेक्शन योग्य है। टेंशन मतलब धीरे धीरे आप भी सिलेक्शन योग्य हो जाएंगे, ठीक है। करेक्ट आंसर, भारतीय संसद में क्या क्या शामिल है, ठीक है। इससे आसान सवाल, मतलब एक तो होता है लल्लू, एक होता है महालल्लू, ठीक है। ये महालल्लू है कि भारत की संसद में क्या क्या शामिल है। देखो संसद देखने को मिलती है आर्टिकल 79 में, शामिल क्या क्या हो जाएगा। आज तो आसान सवाल रखें, कल देखना, कल पता लगेगा आपको, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं बात करूं कि भारत की जो संसद है ये आर्टिकल 79 में, इसमें शामिल क्या क्या वो देखिए सर। इसमें शामिल है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बात खत्म हुई। विधानमंडल में क्या शामिल है बाबू? विधानमंडल ये राज्य में होती है, विधानमंडल होती है राज्य में, विधानमंडल को बोलते हैं लेजिस्लेचर। और बाबू लेजिस्लेचर आपको देखने को मिलता है एक स्टेट में, एक राज्य में आपको देखने को मिलता है, राज्य अर्थात एक स्टेट में देखने को मिलता है। इसके लिए आर्टिकल है आपका आर्टिकल 168। इसके 3 हिस्से होंगे, एक होगा राज्यपाल और 2 होंगे हिस्से, एक होगा विधान परिषद, एक होगा बाबू विधान परिषद और एक होगा आपका विधानसभा, एक होगा आपका विधानसभा। ये भी बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, LALC।
ठीक है, काउंसिल एंड असेंबली करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ो, अगला सवाल। यदि कोई बिना अनुमति के इतने दिन की अवधि के लिए अनुपस्थित है तो सदन द्वारा सदस्य की सीट को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। कहां लिखा हुआ है ये बताओ? ये आपने देखा होगा, संसद के सदस्यों की जो सीट है उसके रद्द होने के प्रावधान इसमें लिखे हुए हैं, राइट। तो इसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि रद्द होने के प्रावधान किस भांति कार्य करते हैं, ठीक है, किस भांति कार्य करते हैं। तो बेहतरीन ढंग से आपके सामने, ठीक है, पोल तो भेजा जाएगा, लेकिन अगले क्वेश्चन के लिए इस पर आप डायरेक्टली आंसर कर दीजिए, बिना पोल के ही आंसर कर दो, मान जाओ, ऐप मत करो, बिना पोल के आंसर कर दो, ठीक है, बिना पोल के आंसर करिए। अगले सवाल का आएगा, ये कहां लिखा हुआ है? 60 दिन। अरे 60 दिन तो बताओ, आर्टिकल बताओ बाबू। आर्टिकल है इसका 101 का क्लॉज नंबर 4, करेक्ट आंसर होगा 60 दिन। अगर कोई 60 दिन सत्र में नहीं पहुंचता तो उसकी पार्किंग लगा दी जाएगी। 6 महीने का कॉन्सेप्ट भी है, आर्टिकल 75 के 5 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 75 के 5 में लिखा हुआ है कि यदि 6 माह तक सदन का सदस्य न बने, 6 माह तक सदन का सदस्य न बनने पर, सदन का सदस्य न बनने पर, सदन का सदस्य न बनने पर, 6 महीने तक सदन का सदस्य न बनने पर पात्रता रद्द हो जाएगी, पात्रता रद्द हो जाएगी, ठीक है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, बट उसमें 6 माह का कॉन्सेप्ट आता है, राइट। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। 1900 किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया? भारत के अंदर जो दोहरी समाप्त चल रही थी उसको समाप्त कर दिया जाता है, डायरकी को समाप्त कर दिया जाता है। आपके सामने पोल ये रहा, किस अधिनियम ने भारत में डुअल गवर्नमेंट को खत्म कर दिया था, ठीक है। विच एक्ट अबॉलिश्ड डुअल गवर्नमेंट इन इंडिया? ये भी एक अच्छा सवाल है। सवाल क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट हैज अबॉलिश्ड द डुअल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया? फटाफट से बताइए कि इसको कब ऐड कर दिया गया था, ठीक है। फटाफट से बताइए कि डुअल गवर्नमेंट को कब ऐड कर दिया गया था, ठीक है। डुअल गवर्नमेंट को कब ऐड कर दिया, मतलब हटा दिया कब गया था, इसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। डुअल गवर्नमेंट को कब हटा दिया गया था, ठीक है। अब बात को समझिए, इसमें बहुत सारे लोगों को आंसर कहना है 1935, 1935, 1935, ठीक है। अगर मैं बात के जवाब दूं तो आपका जवाब सही है, 1935 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ऐसी परिस्थिति ना, ये सवाल अनक्लियर है, सवाल में थोड़ी जानकारी और देनी चाहिए थी, मुझे ऐसा क्यों लगता है। आपको बताना चाहिए था कि डुअल गवर्नमेंट एट प्रोविंस बोलना चाहिए था, प्रोविंस बोलना चाहिए था, ठीक है। अगर प्रोविंस आप बोलते हैं यानी प्रांतों से, प्रांतों से द्वैध शासन कब समाप्त किया गया था? तो प्रांतों से किया गया था 35 में, बट केंद्र में तो लागू हुआ था, केंद्र में तो लागू हुआ था, बट 1935 अधिनियम में केंद्र में लागू कर दिया था, केंद्र में लागू किया था, केंद्र में लागू किया था और प्रांतों में से समाप्त किया था। लेकिन एक और हो सकता है कि डुअल गवर्नमेंट, ठीक है, डुअल गवर्नमेंट एंड ऑफ पिट्स एक्ट, पिट्स एक्ट यानी पिट्स सरकार की या पिट्स अधिनियम की दोहरी सरकार को कब खत्म किया गया? पिट्स अधिनियम की दोहरी सरकार समाप्त हो गई, अधिनियम की दोहरी सरकार समाप्त हुई, दोहरी सरकार समाप्त हुई। अब बड़ी बात है, पिट्स एक्ट कब आया था? 1784 में आया था, और इसकी जो दोहरी सरकार समाप्त होती है वो होती है 1858 एक्ट में। तो इसमें सवाल किस तरीके से पूछा जा रहा है उसके हिसाब से ही आंसर इसमें दिया जाना चाहिए था, बट उसके बावजूद भी काफी बच्चों ने सही आंसर दिया, दैट इज वेरी गुड, ठीक है, दैट इज वेरी गुड, शाबाश। अगला सवाल, 20वां सवाल। प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा किस लिए रखा जाता है? देखो पहला घंटा क्या होता है, जब एक संसदीय बैठक होती है पहला क्या होता है, ठीक है। चलिए देखो, संसदीय बैठक स्टार्ट हुई, पहले घंटे को किस नाम से जाना जाएगा? पूछा गया है सवाल, बड़ा प्यारा सवाल है, ठीक है, बड़ा प्यारा। डुअल गवर्नमेंट का मतलब होता है जहां एक ही स्थान पर दो सरकारों का कब्जा हो। जैसे मेरे ऊपर डबल गवर्नमेंट है, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं तो मेरे ऊपर उत्तर प्रदेश की सरकार होगी और केंद्र की सरकार होगी। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं तो मेरे ऊपर हरियाणा की सरकार होगी, केंद्र की सरकार होगी, ठीक है, राइट। ऐसे अब पूछा जा रहा है संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्नलिखित में से किसके लिए रखा जाता है? तो पहला घंटा होता है प्रश्नकाल, दूसरा होता है शून्यकाल, दूसरा होता है शून्यकाल, ठीक है। पहला घंटा होता है प्रश्नकाल, दूसरा होता है शून्यकाल, प्रश्नकाल के जस्ट बाद आता है आपका शून्यकाल, शाबाश। 21 निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि लोकसभा का कोई सदस्य अयोग्य है या नहीं? यह है एक नंबर बेहतरीन सवाल कि अच्छा इसमें ऑप्शन बहुत जोड़ के हैं, ऑप्शंस बहुत जोड़ के हैं। ये कौन निर्धारित करेगा कि लोकसभा का कोई भी व्यक्ति जो है अयोग्य है या नहीं? सिफारिश की जाएगी। ये 10th शेड्यूल के अकॉर्डिंग पूछ रहा हूं, 10वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग पूछ रहा हूं, 10वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग पूछ रहा हूं। अच्छा इसमें याद रखना, अयोग्य है या नहीं ये सिर्फ करेगा, इसको हटाएगा नहीं, ये सिर्फ चेक करेगा कि ये अयोग्य है भी या नहीं भी, सिर्फ चेक करेगा, चेक 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 करेगा स्पीकर। स्पीकर का काम होता है सिर्फ इस चीज को चेक करना, इस चीज को चेक करना यानी देखना कि ये चीज सही है नहीं, सिर्फ चेक करता है। सिर्फ क्या करता है बाबू? सिर्फ चेक करता है। लेकिन सदस्यता रद्द कौन करता है? सदस्यता रद्द कौन करता है? सदस्यता रद्द कौन करेगा? रद्द कौन करेगा सर? सदस्यता रद्द करेगा प्रेसिडेंट। सलाह किससे लेगा? प्रेसिडेंट सलाह किससे लेगा? तो जी प्रेसिडेंट सलाह लेगा किससे भला? हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, ईसीआई से। ये सवाल आ चुका है यूपीएससी में, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ो, स्पीकर, स्पीकर चलो। कौन सा वर्ग मौलिक अधिकार से जुड़ा है? ये लीजिए, इसमें से कौन सा ऐसा सेक्शन है जो मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा है? मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा है। हाँ भाई फटाफट से मुझे बताइए कि इसमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य से जुड़ा है? मौलिक कर्तव्य कब आते हैं? 1976 में आते हैं, 42nd अमेंडमेंट के द्वारा, 42nd अमेंडमेंट के द्वारा आते हैं 1976 में। तो सीधी बात है, धारा 51A में आते हैं। शुरुआती तौर पर टोटल कितने थे सर? शुरुआती टोटल पर टोटल 10 थे, वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में तो वर्तमान में 11 हैं। क्यों? क्योंकि 86 संशोधन द्वारा, 88वें संशोधन द्वारा 2002 में एक इसमें एड ऑन कर दिया गया शिक्षा का अधिकार। लेकिन बात क्या है? बात यह है कि मुझे बताओ, बात ये आप मुझे बताइए, बात आप मुझे ये बताइए कि शुरुआती तौर पर सरदार स्वर्ण सिंह ने कितने मौलिक कर्तव्य बताए थे? सरदार स्वर्ण सिंह ने कितने, सरदार स्वर्ण सिंह द्वारा कितने फंडामेंटल ड्यूटी बताई गई थी? कितनी फंडामेंटल ड्यूटी बताई गई थी? तो कितनी फंडामेंटल ड्यूटी बताई गई थी? ठीक है, चलिए क्या आज हम 500 का आंकड़ा छू पाएंगे लाइव में? ठीक है, लाइक कर देंगे तो छू जाएंगे हम, ठीक है, लाइक कर देंगे तो हम छू जाएंगे आंकड़ा। तो अगर मैं बात करूं फंडामेंटल बताई गई है, तो बाबू सरदार स्वर्ण सिंह ने बताई थी 8, लागू कितनी हुई थी? लागू हुई थी 10, 2 इंदिरा गांधी ने अपनी तरफ से ऐड की थी। वर्तमान में 11 है, शिक्षा का अधिकार जुड़ा है। करेक्ट आंसर होगा डी। ये लीजिए आगे बढ़िए, अगला सवाल। भारतीय संविधान का भाग 2 क्या बताता है? सर संविधान का भाग 2 आता है, पहले तो भाग टोटल कितने? सर टोटल भाग है हमारे 22, टोटल भाग है हमारे 22, लेकिन उपभाग अगर मैं इसमें जोड़ दूं, उपभाग जो बाद में समय समय पर ऐड हुए हैं तो 25 हो जाते हैं।
भाग 2 में आर्टिकल है 5 से लेकर 11, ये बताता है सभी नागरिकता को मौलिक कर्तव्य है। संविधान का 51A यानी संविधान का भाग 4A। चुनाव संविधान के भाग 15 में देखने को मिलता है, आर्टिकल है 324 से 329। ठीक है, मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3 जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, आर्टिकल 12 से लेकर 35। ठीक है, क्या आप समझ पाएंगे? क्या आप समझ पाएंगे? यही तो बातें होती हैं जो आपको एक खतरनाक छात्र बनाती हैं, खतरनाक छात्र बनाती हैं आपको। आप कोई आम छात्र नहीं है, मैंने पहले भी कहा था। ठीक है, खैच के काम रखो, मैंने पहले भी कहा था आपको हरा पाना किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है, इस बात को याद रखना हमेशा। और यहां पे ठीक है, चलिए बेहतरीन। नहीं, सामान गिर गया था कुछ वहां पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सामान गिर गया था। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। करेक्ट आंसर होगा सिटीजनशिप। अगला सवाल, संविधान के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? आसान सवाल है। संविधान के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, इसमें पूछा गया वर्तमान। वर्तमान बताइए, लिखा नहीं हुआ, वर्तमान ही बता दीजिए वर्तमान में कितनी है। ठीक है, चलिए ठीक है, चलो 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 वर्तमान में बताइए। ठीक है, करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं, जैसे मैं सवाल का जवाब तो दे दिया था ना। ठीक, तो वर्तमान में कितनी है? दैट इज 245। वर्तमान में कितनी है बाबू? 245 वर्तमान में सदस्यों की संख्या है। मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी। 245। अगला सवाल, अच्छा कहां लिखा हुआ है वैसे? आर्टिकल 80 में ही इसकी व्याख्या की गई है, विस्तार और संरचना बताया गया, विस्तार संरचना बताई गई है। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि राज्यसभा का नाम राज्यसभा कब रखा गया? क्योंकि इसका पुराना नाम क्या है राज्यसभा का? इसका पुराना नाम क्या है बाबू? पुराना नाम, पुराना नाम इसका क्या है सर जी? पुराना नाम है इसका काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसका पुराना नाम है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है सर जी, तो इसको 1954 में नाम दिया गया था राज्यसभा। राज्यसभा नामकरण, नामकरण इसका जो हुआ है ना राज्यसभा 1954 में हुआ है। कब हुआ है? 1954 में। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल ये रहा, लोकसभा को किस रूप में जाना जाता है? ये रहा आपके सामने पोल, बताइए लोकसभा को किस रूप में जाना जाता है? ये रहा आपके साथ बाबू। हर क्वेश्चन पे पोल नहीं है, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पे पोल है जो रिपीटेड है। राइट, फटाफट बताएं आप। अब मुझे लग रहा है अब सिस्टम हैंग हो जाएगा। ठीक है, फटाफट बताएं। लोकसभा जिसका जिक्र आर्टिकल 81 में किया गया है, इसको हम क्या कहते हैं? कॉमन हाउस, हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। बाबू हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है राज्यसभा को, राज्यसभा को कहा जाता है। लेकिन हाउस ऑफ पीपल्स किसको कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है हाउस ऑफ पीपल्स। लोकसभा को क्या कहा जाता है बाबू? हाउस ऑफ पीपल्स कहा जाता है। ठीक है, हाउस ऑफ पीपल्स कहा जाता है। फटाफट से क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ पीपल्स कहा जाता है। शाबाश, ठीक है शाबाश। आगे बढ़िए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? अगर आप लोकसभा का सदस्य बनना चाहते हो तो न्यूनतम आयु कितनी है? ये रहा इसके लिए भी पोल, तो इसके लिए भी आप आंसर करिए कि न्यूनतम आयु कितनी है अगर आप लोकसभा का सदस्य बनना चाहते हैं। यू वांट टू मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा ये कहां लिखा हुआ सर जी? आर्टिकल 84 पढ़ा है मैं, बताइए भाई कैसे सर? इसी में तो योग्यताएं बताई गई हैं। अच्छा योग्यताएं बताई हैं तो कितनी कितनी है? अरे वो तो आप बताओगे ना, पोल का भेजे हैं। देखो 25, 40, 30, 35। सर अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, भाई मैं नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूं कि आप बने। ठीक है, तो इसके अंदर अलग है मैटर। अगर आप राष्ट्रपति के स्थान पर राज्यपाल बनना चाहते हैं तो भी मैटर वो अलग है। तो राष्ट्रपति बने या राज्यपाल, तो भैया इसमें एज होगी 35 साल। लेकिन वहीं अगर आप बनना चाहते हैं इसके अंदर आप राज्यसभा के अंदर सदस्य, तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आयु चाहिए 30 साल। 40 साल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लोकसभा के सदस्य के लिए इतनी चाहिए। अच्छा राज्य के लेवल पे अगर आप जाएंगे, इफ यू गो अट द राज्य लेवल, तो राज्य के लेवल पे अगर आप पहुंचे तो भी मैटर खराब हो जाएगा, तो भी मैटर खराब हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या है बाबू? राज्यसभा का ही पूछा, तो सी आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप विधानसभा में जाएंगे तो इतना होगा, विधान परिषद में जाएंगे तो इतना होगा। एज सेम सेम एज होती है। काफी सही बच्चों ने आंसर दिया। करेक्ट आंसर चुनने वाले जो लोग हैं, अब सी ऑप्शन चुनना था ना, तो सी ऑप्शन चुनने वाले थे, सी ऑप्शन 28%। ये क्या तरीका है? और भैया मैटर बढ़ाओ थोड़ा। संसद में एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? बहुत जोर का सवाल है। संसद में एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं इसके बारे में बताइए। एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? ठीक है, पहले तरीके से कमेंट में बता दो इसका क्या होगा मैटर। संसद में एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? सर सेशन होते हैं 3। और अगर मैं बात बताऊं इसके लिए आर्टिकल है जी 85। कौन कौन से हैं सर? बजट सेशन है, बजट सर, मॉनसून है, अच्छा जी सर जी, विंटर है, अच्छा भाई साहब कब कब होते हैं शुरू? सर जी बजट शुरू होता है फेब में, चलता है मई तक। ये शुरू होता है सर जी जून में, चलता है आपका सितंबर तक। ये शुरू होता है नवंबर में, चलता है भाई साहब आपका ये जुलाई में स्टार्ट होता है, जुलाई से सेप्ट, ये चलता है नवंबर से दिसंबर तक। तो कहने की बात क्या हुई, एक एक महीने का गैप रहेगा। और इसके बारे में जगह आर्टिकल 85 में है। अगर इसका अनुमोदन करना हो, अनुमोदन का मतलब क्या होता है? इसको स्टार्ट करना हो, इनवाइट करना हो, प्रोरोगेट करना हो। ठीक है, इनवाइट करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। अगर मैं बात बताऊं बाबू इसका सत्रवशान किसके पास है? सत्रवशान का मतलब क्या होता है? प्रोरोगेट। तो प्रोरोगेट किसके पास है? प्रोरोगेट तो सत्रवशान या प्रोरोगेट किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। एंड मेरे भाई इसमें एक और फीचर आपको देखने को मिलता है, सत्रवशान के अलावा एक फीचर और भी है, बहुत जरूरी है। बताइए सर। सर वो होता है स्थगित करना। स्थगित का मतलब होता है एडजर्न करना। ये कौन करता है? स्पीकर। अच्छा मेरी बात को समझना, स्पीकर का मतलब क्या होगा कि इसको टेम्परेरी रोक देगा। परमानेंट तरीके से रोकने की क्षमता किसमें है? वो राष्ट्रपति में है। टेम्परेरी मतलब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के लिए, लेकिन परमानेंटली खत्म कर दिया। मतलब फरवरी में स्टार्ट हुआ, राष्ट्रपति ने किया, मई में खत्म हुआ, राष्ट्रपति करेगा। ये 85 में करेक्ट आंसर होगा 3 थर्ड सेशंस। ओके नेक्स्ट क्लास में संविधान के अनुसार लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? ये पूछा गया है भाई। अधिकतम अधिकतम पूछा है। अधिकतम अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है ये इसमें पूछा जा रहा है। फटाफट बताओ। ठीक है, मैक्सिमम डिफरेंस कितना होता है 2 सेशंस में? अगर आपसे पूछे कि दोनों सेशंस में अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? 6 महीने। अच्छा ये सवाल बताइए अधिकतम कितने हो सकते हैं? इसमें कोई भी 550 ना चुने, नहीं 552 ही करेक्ट आंसर होगा बाबू। अधिकतम की संख्या 552 ही रहेगी, 550 आप नहीं चुनेंगे। रीजन है उसका, दरअसल जो 2 सदस्य हैं उनका आरक्षण खत्म हुआ है लेकिन सीट खत्म नहीं हुई, तो ये रहेगा बाबू 552 ही रहेगा बाबू, ये 552 ही। क्योंकि इसके बारे में जो 84 संशोधन आपका हुआ, तो 84वें संशोधन में कहा गया था जो 2001 में हुआ था कि सीट 2026 तक स्थायी रहेंगी, कि सीट स्थायी होंगी 2026 तक होंगी, 2026 तक। तो इस वजह से बाबू इसमें हम आप क्या लिख सकते हैं? तो इसमें हम लिख सकते हैं 552 ही। ठीक है, 50 पे आप नहीं जाएंगे। राइट, 50 पे आप नहीं जाएंगे। आगे बढ़िए।
हाँ, लेकिन वो जो दो एंग्लो इंडियन थे ना, दो एंग्लो इंडियन थे, एंग्लो इंडियन, इनको अपॉइंट नहीं किया जाता। ये जो दो एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति इसके अंदर अपॉइंट करता था आर्टिकल 331 के माध्यम से, ठीक है, आर्टिकल 331 के माध्यम से, वो कॉन्सेप्ट भले ही टेम्पररी ब्लॉक कर दिया है। कब किया था सर? 104वें संशोधन द्वारा, 104th संशोधन द्वारा 2019 में। बट पॉइंट क्या है कि हम उसको कम नहीं कर सकते, बात है समझ में, ठीक है। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? अगर मैं वर्तमान पूछूं तो कितना हो जाएगा? वर्तमान में 18वीं लोकसभा चल रही है। कौन सी लोकसभा चल रही है? 18th लोकसभा चल रही है। इसमें सदस्यों की संख्या 543। हाँ, वर्तमान में इसका इंपैक्ट पड़ेगा क्योंकि चुने नहीं गए। वर्तमान में इंपैक्ट पड़ेगा हैप्पी चीमा, ठीक है। चीमा, अब चीमा भाई है क्या? चीमा भाई, ठीक है। तो इसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तलब ऐसी कि बसा ले अपनी सांसों में तुझे, और किस्मत ऐसी कि दीवार के भी मोहताज है तेरी यादों में, है। अच्छा, दीदार लिख रहा है तेरी, मुझे दिखाई नहीं दे रहा भाई। आप शायरी तो बहुत जोर की कर रहे हैं, पढ़ाई भी बहुत जोर की कर लो, है। आगे बढ़ो। नेक्स्ट, लोकसभा का संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? बहुत आसान है, क्योंकि मैं लोकसभा का पीछे बता चुका हूं। तो बाबूजी, इसमें एज कितनी हो जाएगी लोकसभा के लिए? तो लोकसभा के लिए जो एज आपको देखने को मिल जाएगी, दैट वुड बी द 25 ईयर्स लोकसभा के लिए। विधानसभा के लिए भी जो एज होगी वो भी आपको इतनी ही देखने को मिल जाती है, इतनी ही आपको देखने को मिल जाती है, बिना परेशानी के। आप इस चीज को याद रखेंगे। मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत इसमें नहीं आई है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का स्थायी सदन है? परमानेंट हाउस किसको कहा जाता है? ये रहा आपके सामने पोल, ठीक है। पोल के हिसाब से आंसर कर दीजिए। स्थायी सदन पूछ रहा है, स्थायी सदन कौन सा है? स्थायी सदन का मतलब है जिसका विघटन ना हो, जिसका विघटन न हो, विघटन न हो। अब हमें कैसे पता किसका विघटन होगा, किसका नहीं होगा? दरअसल आर्टिकल 83 के अंदर लिखा हुआ है किसका विघटन होगा, किसका नहीं होगा। इसमें लिखा हुआ है सदनों के कार्यकाल, सदनों के कार्यकाल इसमें लिखे हुए हैं। और सदनों के कार्यकाल के अनुसार अगर मैं आपको बहुत जोर की ही बात बता दूं, सदनों के कार्यकाल के अनुसार बहुत जोर की अगर बात बता दूं, तो इसका मतलब है कि जो राज्यसभा है उसका विघटन संभव नहीं है, वो स्थायी सदन है। लेकिन इसके सदस्यों का विघटन है। 83 में लिखा हुआ है जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका कार्यकाल है, उनका कार्यकाल है 6 वर्ष। लेकिन राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है। तो सीधे तौर पर आप ये भी याद रखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे आप ये भी। भैया जी, स्थायी पूछा है, क्या गलती की हो? 25% ही बच्चों का सही है। वैसे हद होती है भाई, क्या कर रहे हो आप? ये डी होगा आंसर। एक राज्य के मुख्यमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? ये आता है मजा। आज इस क्लास में उपस्थित जो छात्र है, अगर मुझे बता दे इस सवाल में आर्टिकल कौन सा यूज किया गया है, मैं भरी क्लास में अभी उस बच्चे के नंबर पे 100 रुपए का पेटीएम नहीं पेमेंट फेंक के मारूंगा। 100 रुपए का, वो किसी भी ऐप से हो सकता है। फटाफट से बताइए, ठीक है, फटाफट बताइए। 100 रुपए का पेटीएम है भाई, तुरंत पेमेंट मतलब, सॉरी, हाँ, किसी कंपनी को प्रमोट नहीं करना, ना ठीक है, तुरंत शीघ्रता के साथ आर्टिकल बता दो इसका। आंसर मत बताओ, आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा विधानमंडल का है, विधानसभा का आंसर। ये खत्म हुआ आंसर, आर्टिकल बताओ मुझे, ठीक है। मोहित मान जाओ ना, पड़ जाएगा। आर्टिकल 163 क्लॉज बताओ, क्लॉज इसका क्लॉज भी बताओ मुझे। तो अरे ऐसे कैसे रुपए मिल जाएंगे? क्लॉज बताओ इसका, ठीक है। मुझसे मिलने का एक चमचमाता मौका, इंस्टाग्राम पे तुम्हारी स्टोरी अपलोड, 10 सेकंड का समय और है तुम्हारे पास। क्लॉज नहीं बता पा रहे हो तुम, क्लॉज बता। अरे 163 तो मुझे भी पता है, क्लॉज बताओ इसका, क्लॉज बताओ इसका। कोई नहीं बता पाया, इसका मतलब है मुझे ही रखना पड़ेगा इनाम, ठीक है। एक बच्चे ने क्लॉज बताया, निक्की ने क्लॉज बताया, लेकिन नजदीक रहेगी, एक्यूरेट नहीं बता पाई, ठीक है। मुझे ही क्लॉज बताना पड़ा आखिरकार। आर्टिकल 163 का क्लॉज नंबर 2, आर्टिकल 163 का क्लॉज नंबर 2 में ये बात लिखी हुई है। 163 64, ठीक है, 63 के अंदर आपकी मंत्रिपरिषद, ठीक है। 163 के बाद अगला आर्टिकल होता है। अरे क्या गलती कर रहे हैं आप? 163 नहीं, अबे यार, अच्छा रुक जाओ यार, ये बोर्ड खराब चल रहा है। हाँ, दोबारा करना पड़ेगा। करेक्ट आंसर होगा विधानसभा, विधानसभा होगा, ठीक है। 164 का क्लॉज नंबर 2 ये करेक्ट आंसर होगा। 164 का क्लॉज नंबर 2, ना कि 163 का। 164 का क्लॉज नंबर 2, 63 का नहीं होगा लल्ला, 164 का होगा। आगे बढ़िए। तुम्हारा गलत था, मेरा सही था, है ना, ठीक है। तो अब मुझे आप सभी लोग एक एक चॉकलेट भिजवा देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। राज्यसभा के 1/3 सदस्यों को सेवानिवृत्त किया जाता है, कब किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों को कब सेवानिवृत्त किया जाएगा? 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, कब होते हैं? ये कहां लिखा हुआ है? आर्टिकल 83 में ही ये बात लिखी हुई है कि हर 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। हर 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, राइट, ठीक है। आगे बढ़िए। संसद का सदस्य होने पर भी एक मंत्री कितनी अवधि तक के लिए अपने पद पर रह सकता है? ये जो सवाल है आज की क्लास में बता चुका हूं। इसका आर्टिकल है बाबू 75 का 5। 75 के 5 आर्टिकल में इसका जिक्र किया गया है कि कोई व्यक्ति अगर सदन का हिस्सा नहीं भी है तो भी वह पद पर रह सकता है। कितने समय तक रह सकता है पूछा गया है ये। तो कितने समय तक वह अपने पद पर रह सकता है पूछा गया बाबू जी। फटाफट बता दीजिए, ठीक है, फटाफट बता दीजिए क्या होगा। हाँ, और बढ़ा देंगे आपकी, और 999 प्लस कर दूंगा, ठीक है। चलिए चलो, करेक्ट आंसर होगा 6 महीने। 6 महीने तक अगर वह अपने, मतलब कहने की बात क्या कि मंत्रिपरिषद अलग चीज होती है, मंत्रिपरिषद एक अलग चीज होती है। मंत्रिपरिषद की व्याख्या समझिए। वो मंत्रिपरिषद का मतलब होता है एक स्पेशल मंत्रियों का ग्रुप, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्पेशल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक तो होते हैं बाबू इसमें कैबिनेट, एक तो बाबू इसमें होते हैं कैबिनेट, अगले होते हैं स्टेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री, अगले होते हैं बाबू राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ठीक है, स्वतंत्र प्रभार, इसको बोलते हैं उपमंत्री। स्वतंत्र प्रभार को बोलते हैं उपमंत्री, इंडिपेंडेंट चार्ज को बोलते हैं उपमंत्री। अच्छा, कहने की बात क्या, ये हमारे पीएम की हेल्प करते हैं। बात खत्म। ये किसकी हेल्प करते हैं? पीएम की हेल्प करते हैं। पीएम जैसा चाहेगा ये ऐसा करेंगे, ठीक है। अब बड़ी बात क्या है कि ये सदस्य राज्यसभा से भी हो सकते हैं, लोकसभा से भी हो सकते हैं, और जरूरी नहीं किसी सदन में हो या ना हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है, ठीक है। नॉर्मल कॉमन पर्सन भी हो सकते हैं। लेकिन 6 महीने में उनको किसी भी एक सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी, वरना मंत्रिपरिषद में से उनका पत्ता कट जाएगा। ये लिखा हुआ है यहाँ पे आर्टिकल 75 के 5 में, ठीक है। आगे बढ़ो, अगला सवाल ये रहा। किस
प्रकार के बहुमत से मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? फटाफट बताइए जी, मौलिक अधिकारों में संशोधन कब किया जा सकता है? ठीक है, खैच खैच के बताओ, ताबड़तोड़। सर मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए आपको क्या चाहिए? 2/3 बहुमत चाहिए, और जो प्रेजेंट लोग हैं, उपस्थित लोग जो हैं, उपस्थित लोग कितने चाहिए बाबूजी? उपस्थित लोग चाहिए आपको 50% प्लस 1। आंसर बताओ क्या होगा? हमारे पास 3 प्रकार के संशोधन है, साधारण, विशेष, विशेष प्लस राज्य स्वीकृति। इसमें क्या होगा बाबू? इसमें चाहिएगा विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, बात खत्म हुई। पूर्ण बहुमत जैसी कोई चीज नहीं होती, ठीक है। राज्यों की सहमति के साथ ये होता है, बिल्कुल होता है, बट इसमें ये नहीं चाहिए। ये चाहिए इलेक्शंस में, राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ, उपराष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ, उसमें, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन मार रहे हो ऐसा? चलो, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को कहां से लिया गया? फंडामेंटल ड्यूटी, बात हो चुकी है जी, फंडामेंटल ड्यूटी बात हो चुकी है। 51A वाली, इसको हमने लिया है रूस से, रशिया से, आयरलैंड से लिया है हमने डीपीएसपी को, ठीक है, मेजरली डीपीएसपी को लिया है, और राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया को लिया है, राइट, शाबाश, ठीक है। अरोड़ा, ये लो, निम्नलिखित में से किन राज्यों में द्विपक्षीय बाइकैमरल विधानसभा नहीं है? ये केवल 6 राज्यों में आपको देखने को मिलती है, किसमें नहीं है पूछ रहा हूं। ये रहा आपके सामने पूल, पूल में आप आंसर दीजिए, बिना परेशानी के आंसर दीजिए, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? बाइकैमरलिज्म की बात की जा रही है, द्विपक्षीय बाइकैमरलिज्म की बात की जा रही है। ये है खाली 6 राज्यों में, आर्टिकल 169, आर्टिकल 171, इसमें इसका उल्लेख है, 169 में, 171 में, ठीक है। अब ये हमें पता लगता है केवल KUMBAT कुंबात में देखने को मिलता है, K फॉर कर्नाटक, U फॉर उत्तर प्रदेश, उम्मीदों का प्रदेश, M फॉर महाराष्ट्र देखने को मिलता है, ठीक है, राष्ट्र देखने को मिलता है, बिहार में देखने को मिलता है, आंध्रा में देखने को मिलता है, तेलंगाना में देखने को मिलता है, आंध्रा में देखने को मिलता है, और तेलंगाना में देखने को मिलता है, यानी इन सब में देखने को मिलता है। कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में नहीं है, लेकिन पहले तमिलनाडु में था, अब नहीं है तमिलनाडु में। पहले तमिलनाडु में था, लेकिन बाबू अब नहीं है तमिलनाडु में, ठीक है। बहुत बेहतरीन। इस सवाल का जवाब कितने परसेंट? 65% बच्चों ने सही आंसर किया, शाबाश। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, बाल शोषण निषेध होगा, बच्चों से काम नहीं करा सकते, इसके बारे में चर्चा की मांग की गई है। तो चर्चा की मांग के बारे में मुझे बताइए, तगड़े तरीके से मुझे बता दीजिए। देखो, अगर मैं बात करूं कारखानों में बच्चे का रोजगार पर प्रतिबंध होगा, वो कार्य नहीं करेंगे। अनुच्छेद 25 में क्या लिखा हुआ? धार्मिक अधिकार लिखे हुए हैं। क्या लिखे हैं बाबूजी? धार्मिक अधिकार लिखे हुए हैं, धार्मिक अधिकार लिखे हुए हैं, राइट, धार्मिक अधिकार लिखे हैं। 26 में लिखा हुआ है जो हमारा धार्मिक प्रबंधन की बात की गई है, धार्मिक प्रबंधन, इसमें अंतःकरण लिखा है, अंतःकरण, यानी आप अपने विचार मानिए, अपने उसको फॉलो कीजिए। इसके अंदर धार्मिक प्रबंधन है बाबू, प्रबंधन है। इसमें बाबू लिखा हुआ है शोषण पर रोक, यही चीज लिखी हुई है। और 27 में लिखा हुआ है कि धार्मिक संस्था टैक्स फ्री होंगी। ये धार्मिक संस्था क्या होंगी? टैक्स फ्री होंगी, टैक्स फ्री। धार्मिक संस्था होंगी टैक्स फ्री, धार्मिक संस्था हो जाएंगी टैक्स फ्री, ठीक है, याद रखना, खींच के रखो काम, शाबाश। अगला सवाल ये रहा, राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? अगर आप बात करेंगे कि भाई राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों को कौन हटा सकता है, सदस्यों को कौन हटा सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। कम आते हैं, बहुत रेयर आते हैं इस प्रकार के सवाल। फटाफट सवाल बताइए, सवाल क्या है? हु कैन रिमूव द मेंबर्स ऑफ नेशनल एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन? कैन बी रिमूव्ड बाय, ठीक है, फटाफट से बताइए, इसको कौन हटा सकता है? ठीक है, चलो। तो भाई इसमें दिक्कत क्या हो रखी है? इसमें एक परेशानी है, इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है, इसमें आंसर नहीं है सवाल का, ऑप्शंस में आंसर नहीं दिया हुआ है, बात को समझो। सवाल में गलती है, सवाल में आंसर नहीं है, मेरी बात को समझो, सवाल गलत है, आंसर इसमें नहीं दिया। अबे सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट में दखलंदाजी नहीं करता। करेक्ट आंसर चेयरमैन की जगह आप लिख लीजिए प्रेसिडेंट, चेयरमैन की जगह आप लिख लीजिए प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति। करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है यह इनको हटा सकता है, करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति, ठीक है। चलो, करेक्ट आंसर क्या होगा बाबूजी? राष्ट्रपति होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यक्ष की अधिकतम अवधि कितनी है? अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी है? ये होती है बातें। इतनी जोर का सवाल आया है ना जिसका कोई जवाब नहीं, बताइए, इतनी जोर का सवाल आया जिसका कोई जवाब नहीं। अध्यादेश की अधिकतम अवधि पूछा है, आर्टिकल 123 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश लिखा हुआ है, अध्यादेश लिखा हुआ है। दूसरा आप देखेंगे आर्टिकल 213, इसमें लिखा हुआ राष्ट्रपति का राज्यपाल अध्यादेश, राज्यपाल अध्यादेश, ठीक है। ये जो प्रक्रिया है ये वैसे तो पिक की गई है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से पिक की गई है, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, आर्टिकल 123। करेक्ट बात क्या हो जाएगी बाबू? इसमें करेक्ट बात क्या हो जाएगी? बहुत ध्यान से समझना कि इसमें 6 माह और 6 सप्ताह, इसमें करेक्ट बात हो जाएगी, 6 माह और 6 सप्ताह करेक्ट बात इसमें हो जाएगी, शाबाश। अगला सवाल, दंड के स्वरूप के बदले बिना दंड की अवधि को कम करने को किस नाम से जाना जाता है? रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ पनिशमेंट विदाउट चेंजिंग द नेचर ऑफ पनिशमेंट, इसको किस नाम से जाना जाता है बताइए? रिडक्शन, रेस्पाइट, पार्डन या रेस्पाइट मोहलत? डबल जगह रेस्पाइट लिखा हुआ है, दंड विराम बीच में रोक देना, पार्डन पूर्ण क्षमा करना, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? मैंने आपसे पूछा, सवाल बड़ा जोर का है, सवाल समझ रहे? रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ पनिशमेंट विदाउट चेंजिंग द नेचर ऑफ पनिशमेंट इज नोन एज, फटाफट, इसको क्या बोला जाता है बाबू? इसको बोला जाता है रेमिशन, इसको बोला जाता है रेमिशन। इसको बोला जाता है कि अगर हम इसके अंदर बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम बात करें इसको रेमिशन बोला जाता है, बट इसमें लिखा हुआ कहीं नहीं है, इसको बोला जाता है रेमिशन। रेमिशन का मतलब होता है परिहार, रेमिशन यानी परिहार। करेक्ट आंसर होगा बाबू इसका रेमिशन यानी परिहार। इसमें रेस्पाइट 2 जगह लिख दिया है, क्या गलती कर रखी है इन लोगों ने? तरीके ए लिखिए, रेमिशन लिखिए, परिहार, ठीक है, परिहार होता है, ठीक है। कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? कम्यूटेशन भी होता है, एक लघुकरण होता है, कम्यूटेशन, एक होता है लघुकरण जिसका मतलब होता है कम्यूटेशन, कम्यूटेशन होता है, कम्यूटेशन जिसका मतलब होता है नेचर में परिवर्तन, नेचर चेंज ऑफ पनिशमेंट, नेचर चेंज ऑफ पनिशमेंट, ऑफ पनिशमेंट, इसमें नेचर चेंज कर दी जाती है। जैसे किसी को फांसी की सजा मिली है तो उसको उम्र कैद कर दिया जाता है, तो बाबू इसमें गलत क्या हुआ है? क्या करूंगा मैं यार? रेमिशन होना चाहिए इसका, ठीक है, तो इसको काट के रेमिशन देते हैं। पार्डन का मतलब होता है पूर्ण क्षमा, पूर्ण क्षमा, पूर्ण क्षमा होता है, ठीक है। चलो, रिडक्शन कुछ नहीं होता। रेस्पाइट का मतलब क्या होता है? किसी की सजा को बीच में खत्म कर देना, रेस्पाइट होता है। 5 प्रकार होते हैं, पहला प्रकार, दूसरा प्रकार, तीसरा प्रकार, चौथा प्रकार, 5वां प्रकार भी लिख ही लो फिर। पार्डन, रेस्पाइट, रेमिशन, लघुकरण, रिप्राइव और लिख लीजिए, रिप्राइव, रिप्राइव,
ठीक है, रिप्राइव कुछ समय के लिए सजा को रोक देना होता है। ठीक है, चलिए ये इस प्रकार से पांचवा आपका हो जाएगा रिप्राइव। ठीक है, रिप्राइव, रेस्पाइट, पार्डन, रेमिशन और कम्यूटेशन। दैट इज वेरी वेरी गुड। ये कहां लिखा हुआ है वैसे? आर्टिकल 72 में लिखी है सारी बातें। आगे बढ़िए। राष्ट्रपति को अध्यादेश बनाने की शक्ति, ठीक है, कैसी है? पार्लियामेंट्री कंसेंट इज रिक्वायर्ड, जुडिशियल रिव्यू इज नॉट एप्लीकेबल, सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, या डिस्क्रिमिनेटरी, विवेकाधीन होती है। तो इसमें पूछा था ऑर्डिनेंस मेकिंग ऑफ प्रेसिडेंट इज, द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज, ठीक है, किस प्रकार की शक्ति है इसकी? किस प्रकार की शक्ति आपको देखने को मिल जाएगी? ठीक है, फटाफट से बताइए किस प्रकार की शक्ति है। ठीक है, किस प्रकार की शक्ति आपको देखने को मिल जाएगी, बिना परेशानी के बता दीजिए। ठीक है, चलो। द ऑर्डिनेंस मेकिंग ऑफ पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज जस्टिकेबल। ठीक है, चलिए। ठीक है, फटाफट क्या होता है देखो, अगर मैं इसके बारे में बात करेंगे, हाँ बिट्टू तिवारी क्या बोले। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूं ये कैसी होती है, सर इनकी डिस्क्रिमिनेटरी पावर क्या इनकी विवेकाधीन है, सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, रिव्यू इज नॉट एप्लीकेबल, क्या इनकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है? जी हाँ, इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, दिस इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। आगे बढ़िए। हमारे संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद देश में संवैधानिक मशीनरी का विफलता के मामले में राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा किए जाने से संबंधित है? मतलब कहने की बात क्या है, देश में संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है। अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है, यानी अगर तंत्र असंवैधानिक हो जाए, अगर तंत्र असंवैधानिक हो जाए तो क्या होगा? ठीक है, अगर तंत्र असंवैधानिक हो जाए, तंत्र असंवैधानिक हो गया, संवैधानिक होने पर क्या होगा? तंत्र के असंवैधानिक होने पर क्या होता है? मतलब समथिंग बिकेम अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कोई भी चीज थी वो असंवैधानिक हो गई, असंवैधानिक हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में यह राष्ट्रपति शासन की स्थिति बन जाएगी, ये राष्ट्रपति शासन की स्थिति बन जाएगी। सर जी इसका आंसर 352 क्यों नहीं है? बाबू इसका 352 इसलिए नहीं है क्योंकि 352 की तीन स्थिति है। या तो आप समझिए युद्ध की स्थिति, या तो आप समझ लीजिए युद्ध की स्थिति, या समझ लीजिए बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण समझ लीजिए, या फिर आप समझ लीजिए बाबू इसके अंदर जो आपका तीसरा शब्द है सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, इंग्लिश में इसको समझेंगे, कैसे लिखेंगे? ठीक है, दिस इज कंडीशन ऑफ वॉर, दिस इज एक्सटर्नल अग्रेशन, दिस इज आर्म रिबेलियन। ये बनते हैं 356 में बाबू असंवैधानिक होने पर होता है। राज्यपाल सलाह देता है, राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति इसको लागू करता है, राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति इसको लागू करता है। डी इसका आंसर होगा। ठीक है, शाबाश। ठीक है, हाँ बाबू 352 नेशनल इमरजेंसी होता है, कंडीशन उसकी ये हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला सवाल। What kind of discriminatory power does the president of India have? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास किस तरीके की डिस्क्रिमिनेटरी पावर्स होती हैं? What kind of discriminatory power, किस तरीके की विवेकाधीन शक्ति होती है, ये मुझे बताइए। किस प्रकार की शक्ति राष्ट्रपति के पास है डिस्क्रिमिनेटरी के तौर पर, यानी राष्ट्रपति के पास कुछ डिस्क्रिमिनेटरी पावर्स होती हैं। What kind of discriminatory powers does the president of India have? ठीक है, किस तरीके की शक्तियां होती हैं इनके पास, फटाफट बताइए। ठीक है, चलो। तो किस तरीके की शक्तियां? देखो ये होती हैं स्थिति परक। स्थिति परक का मतलब है, डिस्क्रिमिनेटरी पावर का मतलब क्या होता है कि राष्ट्रपति को लगता है कि ये चीज सही हो सकती है, ये चीज सही नहीं है। ये एक स्थिति के ऊपर डिपेंड करेगा। स्थिति ऐसी है कि उसको यूज किया जाए, स्थिति ऐसी नहीं है कि उसको ना यूज किया जाए। तो दैट इज बेसिकली स्थिति परक विवेक। स्थिति परक विवेक जो होता है, डिस्क्रिमिनेटरी पावर जो होता है, इसको कई बार कैसे यूज किया जाता है सर जी? स्थिति परक को वीटो में भी यूज किया जाता है। वीटो पावर, वीटो पावर एक तरीके की डिस्क्रिमिनेटरी पावर है जो आर्टिकल 111 में बताई गई है। इसका बेस्ट और प्राइम एग्जांपल हो जाएगा डिस्क्रिमिनेटरी। ठीक है प्रियंका, ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट अगला सवाल, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? उपराष्ट्रपति के चुनाव से कौन सा रिलेटेड है? ठीक है, फटाफट से मुझे बताइए। आपके सामने फेंक के मारा जा रहा है पोल, पोल में आंसर आप देंगे तो आपको शायद इसका आंसर याद रखने में लंबे समय तक आसानी होगी। पोल आपके सामने फेंका गया है, मैं बाकी ऑप्शंस को एलैबोरेट कर देता हूं। जैसे आर्टिकल 81 में बताया गया लोकसभा के बारे में, राइट। 44 के अंदर बताया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता के बारे में, समान नागरिक संहिता के बारे में। ठीक है, इसके अलावा जो आर्टिकल 91 है ये बताया गया है कि अगर सभापति नहीं होगा, सभापति कहां का सभापति? राज्यसभा का सभापति अगर एब्सेंट हो गया तो इसके स्थान पर उपसभापति आ जाएगा, उपसभापति आ जाएगा, उपसभापति आ जाएगा। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा बाबू? 66 इसका करेक्ट आंसर होगा। 66 आर्टिकल में ही इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, 66 आर्टिकल में ही इसका जिक्र किया गया है और बच्चों ने इसमें चूज भी सही पोल किया था। ठीक है, वेरी गुड। अगला सवाल, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम पात्र आयु क्या है? बात हो चुकी है बाबू कि अगर आप उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं, अब राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, एज कितनी चाहिए? 35 ईयर ऑफ एज चाहिए। 35 ईयर ऑफ एज इसमें चाहिए होगी, 35 ईयर ऑफ एज इसमें चाहिए होगी ही होगी। आप लाइव हो जाओ पहले, सबके सब लाइव नहीं है आप, है? ठीक है, सोहेल सईद बाबू, मैं इसके ऊपर बात कर लूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितना होता है? भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल होता है 55 ईयर्स, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 56 में। अगर उससे पहले भी चाहे तो राष्ट्रपति खाली कर सकता है पद को, या फिर उस पर महाभियोग लग जाए तो भी त्यागपत्र देना चाहेगा, उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। शाबाश। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? ये सवाल बड़े फेमस है, सिख पूछ लेता है। अगर यही मुस्लिम पूछता तो कौन होता? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन हो जाता, जाकिर हुसैन। पूछ लेता दलित कौन हुए? दलित भी पूछ सकता है। दलित आप बताएंगे कौन होंगे? ठीक है, दलित आप बताएंगे, है ना। महिला पूछ ले तो क्या हो जाएगा? महिला हो जाएंगे प्रतिभा पाटिल, हो जाएंगे प्रतिभा पाटिल। आपसे पूछ ले एसटी महिला कौन होगी? एसटी महिला कौन हो जाएंगे सर? दैट इज द्रौपदी मुर्मू। कौन से नंबर की है द्रौपदी मुर्मू? सर ये 15 नंबर की भी तो है। ठीक है भाई जी, आपसे ये कुछ चीजें पूछी जा सकती है। तो दलित आप बताइए, करेक्ट आंसर मैं बता दूं। इसका करेक्ट आंसर होगा ज्ञानी जेल सिंह। ठीक है, करेक्ट। वीपी सिंह कभी नहीं रहे, ठीक है, दलबीर सिंह भी नहीं रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह भी नहीं रहे। बात करें तो अगर मैं पूछूं दलित कौन थे? के आर नारायण। शाबाश, दैट इज के आर नारायण। के आर नारायण इसमें देखने को मिल जाएंगे, के आर नारायण। ठीक है,
यंगेस्ट कौन है? यंगेस्ट आज की डेट में यंगेस्ट भी द्रौपदी मुर्मू ही है, 15 नंबर पर भी द्रौपदी मुर्मू ही है। ठीक है, चलो बेहतरीन ढंग से मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी और क्लास को तो आपने बहुत तगड़े लेवल पर पहुंचा रखा है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से कौन भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है? अच्छा, एक गलत है। इसमें आप समझिएगा, मिनिमम एज फॉर प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के लिए मिनिमम एज 35 हो जाएगी, आसान है। ठीक है, इसमें आप 49 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए किस राज्य का उच्च न्यायालय है? आपके सामने पोल है, पोल में आंसर करो, फटाफट से आंसर करो। ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत बेहतरीन। हाँ, मैं कहीं नहीं गया था, वॉइस का क्या है देखो, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात करूं, जिस हिसाब से आप लोगों ने वोट करी, वोट में 41% लोगों का कहना है कि डी होगा। बेटा क्या खाए हो तुम? 41% क्यों कह रहे हो तुम? ये क्या तरीका हुआ यार? अंडमान और निकोबार के लिए काम करेगा कलकत्ता कोर्ट, अरे कलकत्ता हाईकोर्ट बात करेगा, तुम दिल्ली हाईकोर्ट क्यों लगा दे रहे हो? हैं, ये क्या बात हुई? अरे थोड़ा ध्यान रखा करो, हैं ध्यान रखा करो। कलकत्ता हाईकोर्ट होगा, मद्रास किसके लिए लागू करता है? सर पुदुचेरी के लिए, पुदुचेरी के लिए लागू करता है मद्रास, और दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली के लिए है स्वयं। ठीक है, याद रखें। आगे बढ़ो, नेक्स्ट अगला सवाल ये रहा, दिल्ली भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? ये अच्छा सवाल है। दिल्ली एकमात्र ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसके पास अपना कोर्ट है। दिल्ली एकमात्र ऐसी जो है, आप कह सकते हैं एकमात्र ऐसा कोर्ट है जो अपना है, सेपरेट एक यूटी के लिए, 1966 में बनता है। देखो 50 सवाल हो गए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, अभी मैं पूरे सवाल भी कराऊंगा, आगे हम थोड़ी स्पीड भी मेंटेन करेंगे। मैं आपसे सिर्फ एक बात आज बड़ी मन की बात कहना चाहता हूं। देखो एक बात याद रखना कि जितने लोग शुरुआत में चलते हैं उन सबका सिलेक्शन नहीं होता। जिनका सिलेक्शन होता है और जिनका सिलेक्शन नहीं होता, उन दोनों में केवल एक ही बात का अंतर होता है, कंटिन्यूटी। मेरी नजरों में आप सबका सिलेक्शन होगा, लेकिन अगर आप अपनी नजरों में खुद का सिलेक्शन करना चाहते हो तो आप कंटिन्यूटी बना के रखिए। कंटिन्यूटी बना के रखिए बाबू, बड़े प्यार से बता रहा हूं कि आप रेगुलरिटी और कंटिन्यूटी बनाइए। मैं चाहता हूं हर एक बच्चा कल की क्लास में भी उपस्थित हो, परसों की क्लास में 10 दिन तक उपस्थित रहे लगातार। तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। आपका कंपटीशन खुद से है कि आप कल से बेहतर है या नहीं है, और बेहतर होने के लिए आपको आना ही पड़ेगा। मैं पूर्ण रूप से आपके लिए डेडिकेटेडली काम कर रहा हूं। अब बात आपके ऊपर है कि आप इसमें से क्या कुछ सीख के जाते हैं। कहना चाह रहा था, मैंने बात कह दी, अब मैं वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलिए। ये बच्चा जो कह रहा है मुकेश राज बाबू, मैंने आपका मैसेज देख लिया, मैं इसको देख रहा हूं, अपनी टीम के पास मैंने भेज लिया है, मैं इसके ऊपर जो काम करा दूंगा मुझे याद दिला दिया जाएगा। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ो, राज्य परिषद को क्या कहा जाता है? राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट को क्या कहा जाता है? मैंने क्या बताया कि बाबू काउंसिल ऑफ स्टेट ही वो थी जो 1954 में, जिसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था? इसी का नाम चेंज करके राज्यसभा कर दिया गया था। इसी का नाम चेंज करके राज्यसभा कर दिया गया था। तो ये बहुत जरूरी हो जाएगा, इसी का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था? राज्यसभा। तो काउंसिल ऑफ स्टेट ही आगे चल के राज्यसभा बनी है। तो अच्छा, इसमें लिखा ही नहीं है हाउस ऑफ पीपल, नहीं, राज्यसभा बाबू। काउंसिल ऑफ स्टेट ही आगे चल के राज्यसभा बनी है, ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए था, राज्यसभा होना चाहिए था। ये ऑप्शन ही है, राज्यसभा। ये ऑप्शन गलत है, राज्यसभा होना चाहिए था। हाँ, सी वैसे का सही होगा क्योंकि ऑप्शन ऐसा है, तो सेम हो जाएगा। चलो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य का क्या है? बाबू आर्टिकल 40 जो है इसको बोलते हैं गांधीवादी सिद्धांत। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? आर्टिकल 40 को क्या बोलते हैं? गांधीवादी सिद्धांत। गांधीवादी सिद्धांत इसको बोला जाता है। तो क्योंकि इसको गांधीवादी सिद्धांत बोला जाता है, जिसका मतलब क्या है? गांधीयन प्रिंसिपल अपन लोग इसको बोलते हैं। गांधीयन प्रिंसिपल का मतलब होता है कि यह ग्राम पंचायतों की बात करता है। एक प्रकार का कैसा, दिस इज गांधीवादी विचार। जैसे प्यार एक बहुत महंगा फाइनेंशियल विचार है, जिसको कहा जाता है कि प्रेम एक वित्तीय विचार है। क्योंकि लड़की के सपनों में राजकुमार आते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि कोई लड़की आपको कहे कि कल मेरे सपनों में ठेले वाला आया था? मैं कभी नहीं सुना ना। इसका मतलब क्या है कि प्यार एक पूंजीवादी विचार है। कैसा पूंजीवादी? जिसके पास पैसा है वही सपनों में जा रहा है, वही सपनों का राजकुमार है, सपनों का मजदूर, सपनों का बेलदार, ये कभी नहीं होता। ठीक है, उसी प्रकार से जो गांधी जी है, गांधीवादी है। इनका गांधीवादी का मतलब है, इनका मानना है कि गांव का विकास हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होगा वो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, मिनिमम रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट होना चाहिए। तो ये चीज अच्छी स्थिति मानी जाएगी। ठीक है, चलिए, अच्छी स्थिति मानी जाएगी। सरकारी बजट में जब किसी राष्ट्र द्वारा किए गए व्यय का, अरे नहीं नहीं नहीं, हिंदी गलत है बाबू इसकी। ठीक है, हिंदी इसकी गलत है। ठीक है, हिंदी गलती से गलत डल गई है। टीम मेरे ख्याल से कुछ जो है सेवन कर रही है किसी चीज का, इस कारण से सवालों के ट्रांसलेशन में गलतियां हो रही हैं। पूछा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन कब बना? पूछा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन कब बना? कब बना पूछा गया है, कब बना इलेक्शन कमीशन, कब बना पूछा जा रहा है, तो फटाफट बताइए। ठीक है, चलो, तो बाबू इलेक्शन कमीशन कब बना, जैसा कि आपसे पूछा गया, तो आप याद रखना कि इलेक्शन कमीशन जो बनता है बाबूजी, ये बनता है 1950 में 25 जनवरी को। इसलिए आज की डेट में 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं। राइट, दैट इज परफेक्ट।
निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? भारत में वर्तमान में कितनी यूनियन टेरिटरी है? बाबू भारत में वर्तमान में 8 यूनियन टेरिटरी है। लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार है, बट असम एक राज्य है। असम एक राज्य है। एक राज्य और यूटी में क्या फर्क है? राज्य में अपनी सरकार होती है जबकि यूटी में अपनी सरकार नहीं होती। यूटी को हैंडल यूनियन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलो बैंक को ये भी अच्छा ठीक है। सेविंग्स लाइक रेमिटेंस टू बैंक एंड जुडिशियल डिपॉजिट कम अंडर विच फाइनेंशियल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? बैंकों में भेजी गई राशि, न्यायिक जमा जैसे बचत संविधान के किस प्रावधान के तहत आते हैं? मतलब जो पैसा आप जमा करते हैं बैंकों में जमा करते हैं, जुडिशियल डिपॉजिट के लिए पैसा जाता है, तो यह पैसा कहां पर आता है? कई अलग अलग प्रकार से इस सवाल को न जाने कितनी बार पूछ लिया गया। सवाल क्या है? सेविंग्स लाइक रेमिटेंसेस टू बैंक एंड जुडिशियल डिपॉजिट कम अंडर विच फाइनेंशियल प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, ये कहां आपको देखने को मिलता है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलो ये आपका कहां आता है? देखो ये आता है बाबू संविधान के आर्टिकल 266 क्लॉज 2 में। 266 क्लॉज 2 में आता है। अब मुझे बताओ 266 क्लॉज 2 में क्या है? बाबू 266 की क्लॉज 2 में पता है क्या है? 266 के क्लॉज 2 में आपको देखने को मिलता है भारत का सार्वजनिक खाता, जो पब्लिक अकाउंट है इंडिया का, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी में आता है बचत। ठीक है, बजट से बचा हुआ धन जो होता है ये आता है भारत के कंसोलिडेटेड फंड में, कंसोलिडेटेड सांकेतिक निधि आर्टिकल 266 में, आपातकालीन निधि आर्टिकल 267 में, कॉन्टीजेंसी फंड सेम ही होते हैं बड़े 266 के दूसरे क्लॉज में। डी होगा आंसर। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कार्यालयों की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की जाती है? वाह जी वाह। देखो स्पीकर और उप स्पीकर चर्चा है आर्टिकल 93 के पहले क्लॉज और दूसरे क्लॉज में। जब ये सवाल पहली बार मेरे सामने आया था मैं भी हंस गया था, क्योंकि इसको इस प्रकार से कभी बताया ही नहीं गया। रिसर्च करने पर पता लगा है कि पहली बार स्पीकर और उप स्पीकर का जो पद है यह आर्टिकल 93 में तो है ही, ये 1919 अधिनियम में पहली बार देखने को मिला था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में है। इसके अंतर्गत यह पहली बार देखने को मिला है। याद रखना, द ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट? ठीक है, फटाफट याद रखना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में देखने को मिल जाता है। दैट इज वेरी वेरी गुड। अगला सवाल, कौन सा केंद्रीय प्रशासन न्यायाधिकरण मंत्रालय के अधीन आता है? विच सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कम अंडर विच मिनिस्ट्री? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कम अंडर विच मिनिस्ट्री? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल किसके अधीन आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन आएगा, क्योंकि भैया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है। इस सवाल का ये पूछने का मतलब है ही नहीं। सर आप तो बता के टिक मार के निकल जा रहे हो, हमें क्या फायदा? वही तो बता रहा हूं, इस सवाल में जिसमें समझने की बात है वो समझो। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का इसमें सवाल ही नहीं है, सवाल है ट्राइब्यूनल का। ट्राइब्यूनल क्या होता है? कई बार कुछ नए कोर्ट भी बनाने पड़ते हैं, जैसे एनजीटी बना, पर्यावरण के मामले एनजीटी में जाएंगे। तो इसी प्रकार से जैसे ट्राइब्यूनल बाबू बना है, तो ट्राइब्यूनल के बारे में याद रखना, यह आर्टिकल 247 के अधीन बना है, किसी विशेष कानून के लिए। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल होगा वो किसके अधीन आएगा? गृह मंत्रालय के अधीन आएगा। किसके अधीन आएगा? गृह मंत्रालय के अधीन आएगा। अगले सवाल के लिए ये रहा आपके सामने पोल और ये रहा अगला सवाल। इस सवाल का आंसर आप दीजिए। ठीक है, इसको समझिए, पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। हालांकि सवाल थोड़ा टफ लग रहा है, लेकिन आप इसका आंसर दे सकते हैं। सवाल क्या? निम्नलिखित में से सरकार को नियंत्रित करने के लिए जब एक साधारण नियम का भी पालन नहीं करता, विपक्ष के नेता के द्वारा कौन सी असाधारण युक्ति का प्रयोग किया जाता है? बहुत बेहतरीन है। ठीक है, बहुत बेहतरीन है। मतलब कहने की बात क्या है कि भैया जो सरकार है उसको नियंत्रित करने के लिए जब वह साधारण नियमों का पालन नहीं करता, मतलब कहने की बात क्या है, उसको कुछ नियमों का पालन करना है जो सरकार वर्तमान में चल रही है, लेकिन अगर वो किसी भी नियम का पालन ना करे तो ऐसी परिस्थिति में किस प्रकार के अधिनियम को लाया जाएगा? इसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर अधिनियम। ये हार्ड सवाल है, इसको पॉइंट ऑफ ऑर्डर अधिनियम कहा जाता है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर अधिनियम कहा जाता है, तभी ये चीज चल पाती है। अगला सवाल ये रहा, जीवीके राव समिति किस चीज से रिलेटेड है? पोल आपके सामने है, फटाफट आंसर करिए। जीवीके राव समिति किस चीज से रिलेट करती है? जीवीके राव, वुमेन राइट, मानवाधिकार, पंचायती राज, चाइल्ड वेलफेयर। जीवीके राव समिति में हिंट दे देता हूं, बनी कब थी? 1985 में। अब तो बता दो, इसमें 4 लेवल्स बताए गए थे किसी चीज के, किसमें 4 लेवल्स होंगे किसी चीज के, इस प्रकार के 4 लेवल। पहला लेवल काम करेगा किसके लिए? पहला नहीं, 3 लेवल होंगे इसमें, नहीं 4 बताए थे इसमें तो। पहला लेवल काम करेगा जोन के लिए, फिर काम करेगा डिस्ट्रिक्ट के लिए, फिर काम करेगा ब्लॉक के लिए और फिर काम करेगा विलेज के लिए। तो इस तरीके से 4 लेवल हो गए थे। ठीक है, और ये क्या है बाबू? एक प्रकार का यह पंचायती स्तर है, एक प्रकार का यह पंचायती स्तर आपको देखने को मिल रहा है। करेक्ट आंसर होगा पंचायती राज। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। शाबाश पंकज सरोज, ये लीजिए। एक संवैधानिक बैठक की मांग एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार की जाती है, इसे क्या कहा जाता है? एक संवैधानिक बैठक, व्हेन द डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मीटिंग इज एक्सेप्टेड। बहुत बेहतरीन सवाल है, ये भी आप कह सकते हैं कि ये भी मेरा स्पेशल क्वेश्चन है, क्योंकि इसको मैंने बहुत बार कवर कराया। ऐसा नहीं है बाकी टीचर नहीं कराया, उन्होंने भी कराया, ऐसी बात नहीं, कराया है उन्होंने, बट इसको मैंने कई बार मॉक्स वगैरह में भी शामिल किया है। यानी आपकी संविधान सभा की मांग को पहली बार ब्रिटेन की सरकार ने कब माना? तो ब्रिटेन की सरकार ने मना कर दिया था, हम नहीं मानेंगे, बट उन्होंने इसको माना अगस्त ऑफर में। कब माना? अगस्त ऑफर में 1940 में संविधान की इस मांग को माना गया था कि ठीक है हम संविधान सभा की मांग को मान लेते हैं। ठीक है, आप लोगों ने आंसर भी अच्छा किया, वेरी गुड। 1940 में बनी अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन मंत्री किसके पास था? तो जो रेलवे मिनिस्ट्री है वो किसके पास आपको देखने को मिल जाएगी? सवाल पूछा गया है, ये सवाल बेहद बेहतरीन है, तो इसका आंसर आप इसी प्रकार से बताइए। देखो पोल आपके सामने, पोल में आंसर कर सकते हैं। बताऊं वैसे, जॉन मैथ्यू था, लियाकत अली थे, ये तो वित्त मंत्री थे जी, ये वित्त में हो जाएंगे। जगजीवन राम है, ये लेबर मिनिस्ट्री में थे, लेबर में थे। ठीक है, श्रम में थे, श्रम में। ठीक है, याद रखना। जॉन मैथ्यू के पास मंत्रालय नहीं। आसिफ अली, दैट वाज रेलवे मिनिस्टर, इन्हीं के पास रेलवे था। ठीक है, आसिफ अली इज द करेक्ट आंसर। तो बाबू डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? डी इज द करेक्ट आंसर। अगर मैं बात करूं पोल के अंदर जो आंसर कर रहे हैं आप, ठीक है, पोल के अंदर जो आंसर कर रहे हैं, मेजरली लोग पोल के अंदर गलत आंसर कर रहे हैं। ठीक है, गलत आंसर कर रहे हैं। डी केवल 7% लोगों ने छाटा था, तो अब आप समझ जाइए आपको कितनी मेहनत की जरूरत है। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट, भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के प्रणेता कौन है? कौन है जिनके द्वारा भारत के अंदर जनहित याचिका को शुरुआत की गई है? बहुत बेहतरीन। ठीक है, बहुत बेहतरीन आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत बेहतरीन। वी आर कृष्णम अय्यर तो ठीक है, बट पी सदाशिवम नहीं है।
एएन राय नहीं है, पीएन भगवती, ठीक है। पीएन भगवती तो इतनी फेमस है कि इनको यह तक कहा जाता है कि भारत में जनहित याचिका की जननी है। जनहित याचिका का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। यूएसए से हमने ली। कोई भी ऐसी चीज है जो लोक हित में होनी चाहिए थी, बट लोक हित में नहीं हो पाई। तो इसी वजह से कई बार पूछा जाता है कि भारत के अंदर हु इज नोन एज द पायनियर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया। ये कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, तो करेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए। मैंने क्या बताया, वो कृष्णन अय्यर है या पीएन भगवती है। तो मिक्स कहां है ये? यहां पर है, वीएन कृष्णन अय्यर, पीएन भगवती। डी करेक्ट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बात आई समझ में? बहुत बेहतरीन। अगला सवाल, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? इससे आसान सवाल मुझे नहीं लगता कि पूरी पॉलिटी में कोई है, इसी वजह से इसका पोल आपको फेंक के मारा जा रहा है। अब केवल 90% से ऊपर पहुंचा दो पोल को, 90% से ऊपर पोल को पहुंचा दो। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? 3 लोग हैं क्रिप्स मिशन में। भेजा किसने था? ब्रिटेन का पीएम कौन था? विंस्टन चर्चिल था। ब्रिटेन का पीएम कौन था बाबू? विंस्टन चर्चिल था। विंस्टन चर्चिल था, ठीक है। 3 लोग हैं इसमें। हेड कौन है? स्टैनफोर्ड क्रिप्स। हेड कौन है? स्टैनफोर्ड क्रिप्स। स्टैनफोर्ड क्रिप्स आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी एवी अलेक्जेंडर है, एवी अलेक्जेंडर एंड, ठीक है। इसके अलावा एवी अलेक्जेंडर के अलावा पैटिक लॉरेंस है, ठीक है। चलिए, बेहतरीन तरीके से आपने वोट भी कर दिया, ठीक है। मुझे लग रहा है कि इस बार आप सिस्टम हैंग कर ही देंगे। करेक्ट आंसर 1942। और कितने बच्चों ने आंसर किया? 86% बच्चों ने। 87, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, 1947 में न्यायिक सक्रियता शब्द किसने गढ़ा था? न्यायिक सक्रियता शब्द को किसके द्वारा गढ़ा गया था? ठीक है, ये स्लेसिंगर के द्वारा गढ़ा गया था। इसमें डायरेक्टली याद रखना होगा आपको कि आर्थर श्लेसिंगर के द्वारा न्यायिक सक्रियता शब्द को जोड़ा गया था। जुडिशियल एक्टिविज्म, कोई भी कानून बना रहे हो तो वो आपको न्याय के दायरे में रहकर बनाना होगा, ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएंगे। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कब होती है? पूछा गया है। जो आपका पीएससी डिपार्टमेंट है, पीएससी डिपार्टमेंट कब बना? देखो, पीएससी के लिए ली समिति बनती है। ली समिति कब बनती है? 1923 में। रिपोर्ट कब देती है ली समिति? 1924 में। इसके बाद बनाया जाता है पीएससी डिपार्टमेंट। क्या बनाया गया? वो पीएससी डिपार्टमेंट बनाया गया। कब बनाया गया सर? पीएससी डिपार्टमेंट बनाया जाता है दिल्ली में। जब पीएससी डिपार्टमेंट दिल्ली के अंदर बनाया जाता है बाबू, लोक सेवा आयोग कहां बनाया जाता है? दिल्ली में बनाया जाता है। तो वो समय कब का था सर जी? वो समय था 1926 का। और इसके हेडक्वार्टर आपके दिल्ली चुने जाते हैं। और रॉस बर्कर इसमें पहले अध्यक्ष माने जाते हैं। रॉस बर्कर पहले अध्यक्ष कौन माने जाते हैं? रॉस बर्कर। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1926। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1926। यूपीएससी कब बना? 1947 में। शाबाश। अगले सवाल, किस वर्ष में पिट का भारत अधिनियम पारित किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? ये तो आसान सवाल आने लगे अब। शुरुआत में टफ करा दिए थे क्या सर? अरे भाई, मुझे पता है कि आपको कब कौन सी गोली देनी है और आपको कब कौन सी शेड्यूल देनी है, मुझे पता है ना। देखो बाबू, अगर मैं बात करूं, पिट्स इंडिया का जो एक्ट पारित किया गया था, यह 1784 में आया था। इसमें कंपनी के कामों को 2 भागों में बांट दिया गया। एक तो हो गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक हो गया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ठीक है। डी यानी डायरेक्टर, सी यानी कंट्रोलर, यानी निदेशक, यानी ये व्यापार काम करेगा। निदेशक यानी व्यापार काम, ये नियंत्रक यानी ये आपका काम करेगा पॉलिटिकल काम। ये व्यापारिक, ये पॉलिटिकल। करेक्ट आंसर की बात करूं तो जैसे व्यापारिक काम है, निदेशक काम है, 24 लोग थे इसमें। सैलरी कौन देती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी मेंबर। ये जो काम है ये पॉलिटिकल काम करेगा, पॉलिटिकल काम करेगा। ये ट्रेड के काम करेगा, व्यापारी काम करेगा। लोग कितने हैं? 6 हैं इसमें। सैलरी कौन देगी इनको? ब्रिटिश गवर्नमेंट। और जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो इसी का हेड होगा। 1784 में बना था। अगला सवाल ये रहा, भारत में सार्वजनिक लोक सेवाएं पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी फॉर्म कब की गई थी? पीएसी यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी भारत में कब फॉर्म की गई? अच्छा सवाल है। इन विच ईयर द पब्लिक अकाउंट कमेटी फॉर्मड इन इंडिया? ठीक है, द पब्लिक अकाउंट कमेटी फॉर्मड इन इंडिया। इन विच ईयर पब्लिक अकाउंट कमेटी फॉर्मड इन इंडिया? देखो, पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम क्या होता है वो समझिए। पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम यह होता है कि भारत के अंतर्गत जितने भी पब्लिक अकाउंट है, ठीक है, चलिए, जितने भी पब्लिक अकाउंट है उनके बारे में बात की जा रही होती है। तो करेक्ट आंसर के तौर पर अगर मैं बताऊंगा, ठीक है, करेक्ट आंसर के तौर पर अगर मैं बताऊंगा तो ये बाबू आपको देखने को मिलेगा पब्लिक अकाउंट कमेटी 1921 में। बाबू, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मेंबर्स की संख्या 24 है। ये बात मैं निर्धारित करके आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़िए। अगला सवाल, केंद्र और राज्य के बीच संबंधों को निर्धारण करने के लिए 3 सदस्य आयोग की अध्यक्षता किसने करी थी? बाबू, 3 मेंबर बॉडी बनी थी 1983 में। 3 मेंबर बॉडी बनी थी 1983 में, ठीक है। इनका नाम था रंजीत सिंह सरकारिया। इन्होंने बहुत सारे काम बताए थे। जैसे इन्होंने कहा था कि राज्यपाल की नियुक्ति अनबायस्ड हो, यानी राज्यपाल की नियुक्ति के दौरान देखा जाए कि वो किसी पार्टी का सदस्य ना हो। बहुत सारी चीज थी, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला सवाल, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी भाषाओं को स्वीकृति दी गई है? भारत के संविधान में आपको अनुसूची 8 पढ़ी है आपने? अनुसूची 8 आपने पढ़ी होगी, अनुसूची 8 आपने पढ़ी होगी। इसके अंदर वो शुरुआत में 14 भाषा थी, लेकिन बाद में फिर 15वीं भाषा जोड़ी गई, सिंधी। 15th कौन सी जोड़ी है? वो सिंधी जोड़ी गई। कब जोड़ी गई सर? 21st CAA 1967। ओके, ठीक है। फिर जोड़ी गई आपकी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो कितनी हो गई सर जी? हो गई 16, 17, 18। कब जोड़ी गई थी सर? 1992 में 71st एक्ट था, 71वां संविधान संशोधन। फिर जोड़ी जाती है बोडो, डोगरी, मैथिली कहां बोली जाती है? बिहार में। संथली कहां बोली जाती है? मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। ये कब जोड़ी गई थी बाबू? 2003 में। ईयर का संविधान संशोधन 92वां संविधान संशोधन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सर 22 हो गई फिर तो। हाँ भैया, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 कितनी? 22 भाषा हो गई सब भाषा, ठीक है। चलो अगला सवाल, वित्त आयोग का अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान किस आर्टिकल में? बहुत बढ़िया। वित्त आयोग का अर्ध, ठीक है, वित्त आयोग है, वित्त आयोग, अच्छा, वित्त आयोग इज अर्ध न्यायिक। इसके पास शक्तियां हैं वित्त आयोग के पास। बहुत सारे बच्चे होंगे कि यार एक ही तो क्लास है, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, शाम को कर लूंगा। एक बात याद रखना, अगर बैकलॉग बन गया तो बनता चला जाएगा। मैं भी तो आपके साथ निरंतर लगा हुआ हूं। आपको निरंतर लगने में क्या परेशानी है? क्या आपका सिलेक्शन सिर्फ मैं चाहता हूं? नहीं, आपका सिलेक्शन आप खुद भी चाहते हैं, आपका सिलेक्शन अपने माता पिता भी चाहते हैं। तो माता पिता के लिए मेहनत जरूर करना, अपने लिए करो ना करो,
लेकिन जिन्होंने आपको जन्म दिया है उनके लिए कम से कम एक बेहतर काम जरूर करो। ठीक है, सिलेक्शन की शुरुआत इस क्लास से होती है। उम्मीद है कि आप इस चीज को समझेंगे, रेगुलरली आएंगे। देखो, अगर वित्त आयोग की बात करूं, ये आर्टिकल 280 में है सेंट्रल लेवल पे। स्टेट लेवल पे जाओगे आर्टिकल 243 आई 243 वाई भी होगा। ठीक है, याद रखना। अगला सवाल, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? अजी इसमें भी कुछ याद रखने वाली बात होगी। नीति आयोग का अध्यक्ष होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान नीति आयोग बना कब था सर जी? नीति आयोग जो बनता है सर, अनाउंस किया गया था 15 अगस्त 2014 में। कार्य प्रारंभ करता है 1 जनवरी 2015 में। 1 जनवरी 2015 में इसने कार्य प्रारंभ किया था। वर्तमान में अगर मैं बात करूं, इसका वाइस चेयरमैन कौन है और इसका सीईओ कौन है? वाइस चेयरमैन सुमन बेरी है और ये बीवीआर सुब्रमण्यम है। ये हम बीवीआर सुब्रमण्यम आपको देखने को मिल जाएंगे, सुब्रमण्यम देखने को मिल जाएंगे। दैट इज द पॉइंट। ठीक है, चलो अगला सवाल। पहली अंतरराज्य परिषद कब गठन हुई थी? आर्टिकल 263 में देखने को मिलती है अंतरराज्य परिषद। काम क्या होता है इसका? इंटरस्टेट काउंसिल होती है। दो स्टेट के बीच में अगर मैटर हो गया तो ये संभाल लेंगे, मैटर हो गया तो ये संभाल लेंगे। इसी के आधार पर अगर मैं बताऊं, इसी के आधार पर चर्चा की जा रही है कि भैया यह 1990 में गठित की जाएगी। इस समय जो पीएम थे दैट इज वीपी सिंह थे, और इसका जो अध्यक्ष होता है, राज्य परिषद का जो अध्यक्ष होता है, वो हमारा पीएम ही होता है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। रणजीत सिंह सरकारी समिति नहीं बनाया था इसको भी। ठीक है, नेक्स्ट, नागरिकता के अधिग्रहण समाप्ति के संबंध में कोई प्रावधान करने की शक्ति किसके पास है? नागरिकता में कुछ भी चेंज करना है, कुछ भी एड ऑन करना है, इसको हमारा होम मिनिस्ट्री कर सकता है। कौन कर सकता है बाबू? हमारी होम मिनिस्ट्री कर सकती है। बट अगर मैं बात करूं इसमें से कौन कर पाएगा? आर्टिकल 11 की बात की जा रही है। आर्टिकल 11 में लिखा है कि नागरिकता में परिवर्तन केवल पार्लियामेंट कर सकता है। नागरिकता में परिवर्तन कौन कर सकता है? केवल और केवल पार्लियामेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट, प्रशासनिक सुधारों की अध्यक्षता शुरू में किसने की थी? द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन वाज इनिशियली चेयर्ड बाय हूम? ये बहुत बेहतरीन सवालों में से एक है, पूछा क्या जा रहा है। द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन वाज इनिशियली चेयर्ड बाय व्हिच पर्सन? ठीक है, फटाफट से बता दीजिए। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के बारे में पूछा जा रहा है, ये किसके द्वारा हेड की जा रही थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। बिना परेशानी के आप इसमें बताइए। ठीक है, और मजे की बात है, ये आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का सवाल है जो 2019 में पूछा गया था। 2019 में पूछा गया था, कब आया था सर जी? ये कमीशन बनी थी 1966 में। हेड कौन था? देसाई, मोरारजी देसाई। क्यों बनाई गई थी सर जी? लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ के बाद जरूरत थी माहौल को संभालने की, इसलिए बनाई गई थी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। बनी कब थी सर? 1952 में बनी थी। इसका काम क्या था? पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति देना। पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति देना। ठीक है, अंतिम स्वीकृति देना इनका काम था। ठीक है, पंचवर्षीय बनाते नहीं थे, फाइनल सबमिशन दिया करते थे। तो इसके जो अध्यक्ष होता है वो 1952 है। इसमें जो अध्यक्ष होता है वो प्राइम मिनिस्टर ही होता है। बट इसमें लोग वही होते थे जो प्लानिंग कमीशन में होते थे। बट इसके अंदर हर एक राज्य का सीएम जुड़ जाता था। अगला सवाल, संसद किस अनुच्छेद के तहत राज्य के इन सभी प्रदेशों में रोजगार के लिए शर्तें तय कर सकती है? अगर यह चाहे तो एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ भी कंडीशंस ऐड कर सकती है। देखो, बिल्कुल दिमाग एकदम नगण्य कर दो। एक बात थोड़ी सी सोचो जो मैंने आपको बताई है कि बाबू जहां रोजगार आ जाए, रोजगार में समानता। आर्टिकल 26 सर ये तो धार्मिक प्रबंधन है, तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है बाबू? धार्मिक प्रबंधन, रिलीजियस मैनेजमेंट, ये तो नहीं हो सकता। 15 सर ये समानता का अधिकार। 19 सर ये स्वतंत्रता का अधिकार। 16 तो है यार, 16 तो है, यही तो रोजगार बनाएगा। क्या अब से पहले कभी हमारी सरकार ने इसके लिए कुछ और प्रावधान किए हैं? कहां पे किए हैं सर जी? आपको याद हो तो आर्टिकल 16 का 4 SC ST वर्गों के लिए विशेष प्रावधान यानी कि आरक्षण, यही तो दिया जाता है, और वही तो विशेष प्रावधान है। विच आर्टिकल पार्लियामेंट की कंडीशन ये है, बात समझ में? वेरी गुड। अगला, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी किया जा सकता है। ठीक है, ऑन द स्पेशली मेंशन्ड प्रोविजन ऑफ प्रेसिडेंट एज पर पार्लियामेंट्री एक्ट ऑन प्रोविजन विद सिमिलर बाउंड्रीज ऑन एनी प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के किसी भी प्रावधान पर। देखो, अगर मैं बात करूं संविधान में कोई भी चीज लिखी हुई है उसके संबंध में कानून बनाना है तो भैया जी ये जो ऑर्डिनेंस है जारी किया जा सकता है आर्टिकल 123 वाला। ठीक है, याद रखना। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसकी गणना माल की मांग की प्रतिशत? अच्छा, ये फिर से गलत हो गया। हिंदी गलत है बाबू, इसकी हिंदी गलत है, हिंदी इसकी गलत है बच्चे। हिंदी इसकी गलत हो गई है, तो आप इसको इंग्लिश में समझिए। इंग्लिश में क्या बोल रहा है? पूछा जा रहा है लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो रिजाइन किसको देगा? आर्टिकल 94 में इस रिजाइन की चर्चा की गई है। ये देगा डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा को। लोकसभा का स्पीकर अपना रिजाइन किसको देगा? ये डेप्यूटी स्पीकर को देगा। ये हो गया 79वां। 80वां सवाल, वह अंतिम औपचारिकता क्या है जिसके बिना हमारे देश में कोई भी संघीय विधेयक नहीं बनाया जा सकता? देखो जी, कोई भी कानून हमें बनाना है, लास्ट सिग्नेचर किसके होंगे? सर ये तो सुनी सी बात लग रही है। अरे सुनी सी तो है ही, पहले लोकसभा से पास, राज्यसभा से पास, या फिर राज्यसभा से पास, फिर लोकसभा से पास, एंड में क्या होगा? सभी सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट के सिग्नेचर देंगे लास्ट। ठीक है, देख लेना, जिसके बिना देश की बात है तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे, राज्य की बात होती है तो गवर्नर हो जाता लॉर्ड। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे निर्विरोध भारत का राष्ट्रपति चुना गया? जब हम इलेक्शन में खड़े होंगे ना तो सामने कोई खड़ा ही नहीं होगा। ये जलवा किसका था? सर ऐसा जलवा तो ऐसे आदमी का हो सकता है जिसके प्रताप से सब लोग अंधे हो जाएं। मतलब अंधे हो जाए, यानी कोई आदमी आंध्र प्रदेश का होगा तभी तो अंधे कर रहा है लोगों को। तो कौन है? वीवी गिरी। अरे इनके तो लाले पड़ गए थे भाई जीत के, इलेक्शन में डबल काउंटिंग करानी पड़ी, पहली बार में तो जीत ही नहीं पाए, तो इन्होंने अलग जलवा बनाया। करेक्ट आंसर नीलम संजीवा रेड्डी। जब ये खड़े हुए थे इलेक्शन में, ये पुरुष है नीलम संजीवा रेड्डी, जब इलेक्शन में खड़े हुए तो इनके समक्ष कोई व्यक्ति खड़ा ही नहीं हुआ था, जलवा था इनका। और इनकी पता 9999+ थी और, ठीक है याद रखना। आगे बढ़ते हैं। 82वां, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन अपॉइंट करता है? बाबू संघ लोक सेवा आयोग हो, राज्य लोक सेवा आयोग हो तो अलग होगा, लेकिन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में सदस्यों की नियुक्ति आर्टिकल 316 में बताई गई है और ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाती है। शाबाश। कौन नियुक्त करता है? प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त होती है। नेक्स्ट है बाबू कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष डेप्यूटी स्पीकर का पद किस वर्ष
जो है बदला गया था। विच ईयर वाज द पोस्ट ऑफ लोकसभा स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, विच ईयर वाज द पोस्ट ऑफ लोकसभा डेप्यूटी स्पीकर, क्या लिखा हुआ है इसमें, क्या इसमें बताया गया है उपाध्यक्ष पद किस वर्ष बदला गया था? ठीक है, इसमें पूछा गया चेंजेस के बारे में पूछा गया, ठीक है, चेंजेस के बारे में पूछा गया। इन विच ईयर लोकसभा स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर पोस्ट वाज चेंज्ड, चेंज के बारे में पूछा गया है। ठीक है, चलो फटाफट बताइए कि इसको किस वर्ष में बदला गया था। ठीक है, चलिए यार बनाया गया होना चाहिए, मतलब बनाया कब गया था, ये गलत है। किस वर्ष बनाया गया था, अब बनाया देखिए, बनाया होना चाहिए भाई, इसमें करेक्ट आंसर होना चाहिए बनाया गया था। ठीक है, बनाया गया था। तो मैंने बताया था कि किस एक्ट में मिलता है, 1919 एक्ट में इसका जिक्र है, और बनाया कब गया था, 1921 में। करेक्ट आंसर बनाया कब गया था, मेड है, मेड ये मेड होगा। किस वर्ष बनाया गया था, 1921 में बनाया गया था। अब 51 नहीं होगा लाल, 1921 होगा जब इसको बनाया गया है पहली बार। ये भी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 2019 का सवाल है। ठीक है, याद रखना। और ये जिस किताब में आप पढ़ रहे हैं ना, आज जो लोग पढ़ते हैं कि जीएस में इससे बाहर कुछ नहीं आता, उसमें इसका जिक्र ही नहीं है। ठीक है, खैर आगे आइए, जो 84 में देखिए, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है। आप बताइए, देखिए आप है चीफ स्टूडेंट्स, तो इसमें करेक्ट आंसर आप बताइए कि सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है आर्टिकल 32 के तहत, हाई कोर्ट जारी कर सकता है 226 के तहत, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है 143 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट में केवल कुछ केस ही जा सकते हैं, वो बताया गया 131 के तहत। राइट, बहुत बेहतरीन। ठीक है, चलिए आगे। बिल्कुल आकाश यादव, टेंशन मत लो। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सैन्य कानून को संरक्षण प्राप्त है, सैन्य कानून। ठीक है, मिलिट्री लॉ, मिलिट्री लॉ कहां बताया गया, मैंने पढ़ा है मिलिट्री लॉ, मार्शल लॉ बोलते हैं जिसको। मिलिट्री लॉ से प्रोटेक्शन किस एक्ट में बताई गई है, सर याद हो तो यह आर्टिकल 34 में बताई गई। मिलिट्री लॉ का जिक्र आर्टिकल 34 में है। मिलिट्री लॉ का जिक्र कहां है बाबू, आर्टिकल 34 में है। ठीक है, बेहतरीन। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य किस प्रकार का लोकतंत्र है। अगर आपको नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करूं, यानी इसमें डीपीएसपी की बात करूं, आर्टिकल 36 से लेकर 51 है, संविधान का भाग 4 है, आयरलैंड से लिए गए थे, संविधान का भाग 4 है, आयरलैंड से लिए गए थे। इसमें हमें सोशल और पॉलिटिकल दोनों डेमोक्रेसी चाहिए, याद रखना, सोशल और पॉलिटिकल दोनों डेमोक्रेसी चाहिए, सोशल भी और पॉलिटिकल भी। इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी का मैटर इसमें बहुत बाद में ऐड किया गया था। ठीक है, याद रखना। 87वां सवाल, मद्रास और बॉम्बे का विकेंद्रीकरण किस अधिनियम के द्वारा हुआ। ठीक है, मद्रास और बॉम्बे का डिसेंट्रलाइजेशन, बहुत बढ़िया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे। पहले दोनों साथ में ही रहा करते थे, लेकिन बाद में इनका डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया। सवाल बहुत ही फेमस है, विच एक्ट वाज डन बाय डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे, मद्रास एंड बॉम्बे, मद्रास एंड बॉम्बे डिसेंट्रलाइजेशन वाज मेड अंडर विच एक्ट। फटाफट आप इसमें बताएंगे। देखो इसके बारे में चर्चा बहुत कम की जाती है, किताबों में भी बहुत कम चर्चा है, पर मैं इसको पहले पढ़ा चुका हूं। मैंने बहुत ध्यान से बताया कि बाबू अधिनियम 1861 में ही इनकी डिसेंट्रलाइजेशन होती है और नए कोड बनाए जाते हैं। मद्रास में अलग कोड बनाया जाता है, बॉम्बे में अलग कोड बनाया जाता है। ठीक है, इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं। 88, क्या भारत के राष्ट्रपति ने अभी तक वित्तीय आपातकाल घोषित किया है? नेवर, नेवर डिक्लेयर्ड, कभी नहीं किया। 360 में होता है वो। संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की सूची देता है? संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की सूची देता है? सर 7वीं अनुसूची अगर आपको याद हो तो 3 सूचियां इसमें, सर स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, 3 लिस्ट आपको देखने को मिलती है। 90, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 ईयर्स आपको देखने को मिलता है, जो हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। चर्चा का विषय है आर्टिकल 324 में बताया गया। मैं आपको 1000% कह रहा हूं कि यह सवाल आएगा या इससे संबंधित सवाल आएगा, चुनाव आयुक्त पर सवाल आएगा ही आएगा। जब इसकी नियुक्ति होती है तो कौन करता है? नियुक्ति होती है बाई प्रेसिडेंट। नियुक्ति कौन करता है बाबू? प्रेसिडेंट करता है, प्रेसिडेंट करता है। और बाबूजी इसमें सलाह किससे लेता है? सब वो सलाह लेता है पीएम से, एक काउंसिल मिनिस्टर से, एक आप कह सकते हैं एक भी कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर होगा, और एक होगा लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन। स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे साथ स्क्रीनशॉट ले लो, 100% नहीं 1000% कह रहा हूं, इसमें सवाल पेपर में आएगा, याद रखना ये बात। 91वां सवाल, राज्यसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? दैट इज एस राधाकृष्णन, क्योंकि जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है वही राज्यसभा अध्यक्ष होता है। पहले वाइस प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? आर्टिकल 56, 5 साल आपको देखने को मिलता है। आर्टिकल 56 में 5 साल दिया गया है, करेक्ट आंसर होगा 5 साल। अगला सवाल, लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? भैया जितने भी मेंबर्स होते हैं लोकसभा के वही मिलकर उसको चुन लेते हैं। इसके लिए चुनावी प्रक्रिया का कोई बखान नहीं है, लेकिन इसके लिए साधारण प्रकार का बहुमत यूज होता है, हाथ उठा के वोटिंग करा लेते हैं। ठीक है, अभी इस बार करानी पड़ी थी। राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में नामित सदस्यों की संख्या कितनी है? आर्टिकल 80 में बताई गई है। आर्टिकल लोकसभा है आर्टिकल 81 में बताई गई है बाबू, 81 में सदस्यों की संख्या 2, बट वर्तमान में 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इसकी पार्किंग लगा दी गई है। अब लोकसभा में नामित सदस्यों की संख्या एक भी नहीं है, 0 है, 0। ठीक है, आगे बढ़ो। किस भारतीय भाग में आपातकाल का प्रावधान है? संविधान का भाग 18, आर्टिकल 352 से 360, संविधान का भाग 18, आर्टिकल 352 से 360। 3 प्रकार का आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। खींच के रखो सिस्टम बना के। अगला सवाल, सुप्रीम कोर्ट का परामर्श क्षेत्र अधिकार की अवधारणा क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जो कॉन्सेप्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट काउंसिलिंग जुरिडिक्शन, ये क्या है? इसमें बाबू इसमें क्या, इसमें ना ये नहीं पूछा गया, तो ये सवाल गलत, ऑप्शन गलत हो गए। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट काउंसिलिंग जुरिडिक्शन टेकन फ्रॉम विच कंट्री? ठीक है, फटाफट मुझे बताइए, ये सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जुरिडिक्शन को लिया कहां से गया है, पूछा है। जो जुरिडिक्शन है टेकन फ्रॉम कहां से लिया? ये कनाडा से लिया है हमने, ये कैनेडियन है, ये कनाडा से लिया। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिक क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन। ठीक है, याद रखना। अगला सवाल, क्लास को लाइक कर दीजिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय किसके, सर्वोच्च न्यायालय का हु इज अपॉइंटेड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है बाबू? आर्टिकल 124 क्लॉज नंबर 2 कौन करता है? प्रेसिडेंट इसको नियुक्त करता है। खींच के रखना, मैटर खींच के रखना। ठीक है, आगे बढ़ो। 98, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है? सर जी इसके बारे में चर्चा की जा रही है, आर्टिकल 62 में इसकी चर्चा की जाती है, और ये होता है हमारा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर ये भी ना हो तो स्पेशल पावर एक्ट ऑफ 1969 एक और होता है। अगर ये भी ना हो तो स्पेशल पावर एक्ट 1969 में बताया गया कि अगर ऐसा हो, ये भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मैटर संभालेगा।
ठीक है, अगला सवाल 99, भारतीय संविधान में कितने वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम करने पर रोक है? बाबू 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा काम नहीं कर सकता, आर्टिकल 24 में ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, लास्ट सवाल आज का, भारतीय न्यायिक प्रणाली किस प्रकार की प्रणाली है सर जी? या इंटीग्रेटेड प्रणाली है। इंटीग्रेटेड का मतलब है कि इसमें ये सभी एक ही अंग का हिस्सा है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन एडिशनल कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय, इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तहसील कोर्ट है, ऐसे काम करते हैं। भाई आज की क्लास में तुमने मेरा पंखा फाड़ दिया। ठीक है आज की क्लास में थोड़े एफर्ट्स बहुत बेहतरीन लगे क्योंकि मुझे 100 क्वेश्चन कराने थे बहुत लिमिटेड थे समय में। बाद में चलकर मैंने स्पीड को थोड़ा खींचा है, बट वो स्पीड का खींचना जरूरी था। ठीक है, क्योंकि यहां पर ही आपको, ये कोई आम क्लास नहीं है, ताबड़तोड़ धुआंधार क्लास ये चलती है। स्पीड का लेवल रखना होता है जिससे कि आप चीजों को बेहतर कर पाए। पीडीएफ आपको दी गई है लिंक, कल की क्लास में जरूर 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 आना होगा आपको। इसी प्रकार की क्लास आपकी फिर होगी। आज जो बच्चा उपस्थित है, अगर आप 10 दिन, मैं आपसे ज्यादा दिन मांग ही नहीं रहा, मैं आपसे कह रहा हूं 10 दिन आप रेगुलरली आइए तो चीजें बहुत बेहतरीन आपके लिए हो जाएंगी, सिर्फ 10 दिन। ठीक है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आज शाम को आपकी एक और ताबड़तोड़ क्लास होने वाली है। ये वैसे हमारी प्लेलिस्ट है जहां पर ये सारी चीजें चलती हैं, ये हमारी प्लेलिस्ट है। आप अगर तैयारी कर रहे हैं आज की डेट में सीजीएल की, तो सीजीएल के लिए बाबू शाम के टाइम एंशिएंट हिस्ट्री चल रही है, या फिर एंशिएंट हिस्ट्री अगर आपको प्राइम लेवल की पढ़नी है, प्राइम लेवल की अगर एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी है, शाम को 8 बजे आ जाना। वीडियो को भी लाइक कर देना, इस वाली को, इसी वीडियो पे आप पहुंच जाओगे। भाई इस लेवल का पढ़ा देंगे एंशिएंट हिस्ट्री, आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। बाकी सारी चीजें आपके चैनल पे आपको क्रम दर क्रम देखने को मिल रही है। रेडी रहिए, कल की क्लास में पॉलिटी के 100 क्वेश्चन फिर करेंगे, उम्मीद है आप सब आओगे। आज के लिए इतना ही। मन से मेरी एक ही दुआ है कि आपका इस बार सिलेक्शन हो। आपके सिलेक्शन का प्रत्याशी जीत राणा आप सभी का स्वागत करेगा कल की क्लास में और शाम को एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास में। ठीक है, आपका सिलेक्शन इस बार कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए आपकी बार रेलवे पार। जय हिंद, वंदे मातरम।